जी स्क्रीन शेयर हो रही है सबको? एक दफा दोबारा मुझे कंफर्म कर दें, स्क्रीन शेयर हो रही है, आवाज आ रही है आप लोगों को? ठीक है, बेहतरीन हो गया। ठीक है, क्वेश्चन का आगाज करते हैं। सबसे पहले, इट इज अप्रैल 2024 एंड यू आर नुमान अहमद सिद्दीकी, एन ऑडिट सीनियर वर्किंग फॉर अंसा ताहिर एंड को, हु विल लीड द फील्ड वर्क टीम ऑन द ऑडिट ऑफ मुनव्वर आरिफ गार्डन लिमिटेड एमएजी। ठीक है, योर मैनेजर मुजना बाबर अराइव्स टू ब्रीफ यू ऑन द forthcoming assignment. ठीक है, hi Numan, this is first year we will be auditing the financial statement of MAG. They were audited for a number of years by another firm. We have completed the pre-engagement acceptance procedures and found no reason not to accept appointment as auditors for the year ended 31st March 2024. आवाज आ रही है आप लोगों को? एक बच्चे का मैसेज आया कि आवाज नहीं आ रही, मुझे कंफर्म कर दें आवाज आ रही है। आप शाहनवाज, आप अपना एक दफा देख लें, आपने वॉल्यूम ऑन करा हुआ है नहीं करा हुआ, एक दफा वो देख लें। ठीक है, तो मुझे साथ साथ ये बता दे रहे हैं कि भाई इधर हमें आइडेंटिफाई का क्या करना है, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायर्ड है कि आइडेंटिफाई एंड डिस्कस द ऑडिट रिस्क। तो साथ साथ मुझे बता दे रहे हैं कि इधर रिस्क क्या मिल रहा है आपको, कोई रिस्क मिल रहा है आप लोगों को? जैसे जैसे मैं पढ़ रहा हूँ साथ साथ मुझे रिस्क आइडेंटिफाई करते रहे। इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट, बहुत अच्छी बात बोली अम्मार हनीफ ने। सर इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट का नुमान अहमद सिद्दीकी ने बताया फर्स्ट ईयर ऑडिट। ठीक है ना, नुमान अहमद सिद्दीकी, इधर मैंने यही बच्चों के नाम ही मेंशन करे हुए। ठीक है, जो जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं उन्हीं के नाम सारे मेंशन करे हुए। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर ऑडिट, पहला रिस्क तो ये हो गया सर, फर्स्ट ईयर ऑडिट का रिस्क है। ठीक है, अच्छा, Musna Babar also provided you with the following background information. MAG operates a chain of 25 retail garden centers throughout Pakistan, supplying customers with trees and plants as well as related gardening products such as lawn movers, tools and pesticides. बिजनेस समझ में आ रहा है? बिजनेस क्या इन लोगों का, मुझे बताएं, बिजनेस क्या इन लोगों का? बिजनेस समझ में आया आप लोगों को? अभी अभी स्टार्ट हुआ है, टेंशन नहीं लेनी, हमने डायरेक्टली स्टार्ट करा है ये क्वेश्चन से। ठीक है, तो आपने टेंशन नहीं लेनी, बस अभी अभी स्टार्ट हुआ है, सिर्फ ये क्वेश्चन गो थ्रू कर रहे हैं और क्वेश्चन आप लोगों को सेंड भी कर दिया मैंने पब्लिक ग्रुप में। ठीक है, रिटेलिंग का बिजनेस है, गार्डन जो ट्रीज होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वो लोग ये लोग सेल करते हैं। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है? प्लांट्स एंड ट्रीज आर परचेज्ड रेडी फॉर सेल फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ स्पेशलिस्ट सप्लायर्स इन द यूके। ठीक है, सप्लायर्स इन द यूके इनवॉइस एमएजी इन पाउंड स्टर्लिंग। ठीक है भाई, इधर क्या हो रहा है भाई, जो जितने भी ट्रीज और प्लांट्स हैं वो परचेज कहाँ से कर रहे हैं सर? यूके से परचेज कर रहे हैं। आपकी कंपनी किधर है? आपकी कंपनी पाकिस्तान में। ठीक है, तो जो इनवॉइस आपको आती है वो किस में आ रही है सर? पाउंड में इनवॉइस आ रही है। रिस्क क्या है सर? IS-21 का रिस्क है, इंपोर्ट कर रहे हैं, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज रिस्क है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो पहला रिस्क हमें इधर मिल गया फर्स्ट ईयर ऑडिट का। ठीक है, दूसरा रिस्क हमें मिल गया सर फॉरेन एक्सचेंज का। ठीक है, ठीक है, अच्छा, इसके बाद आते हैं कस्टमर्स ऑफ एमएजी पे फॉर परचेजेस यूजिंग कैश और डेबिट क्रेडिट कार्ड। इधर कोई रिस्क है? इधर किसी को कोई रिस्क दिख रहा है इस वाले पैरा में? क्या रिस्क है? फ्रॉड का रिस्क है। फ्रॉड का क्या रिस्क है? कैश पेमेंट्स का रिस्क है। कैश पेमेंट में क्या रिस्क हो सकता है, क्या होगा? थोड़ा सा मुझे बताएंगे, थोड़ा क्लियरली बताएं सर, कैश सेल्स में क्या रिस्क आएगा, किस तरीके से फ्रॉड हो सकता है, क्या हो सकता है, थोड़ा सा खुल के बताएं मैसेज के अंदर। मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स। ठीक है सर, मनी लॉन्ड्रिंग, बहुत अच्छे। और सर तीसरा रिस्क हमें मिल गया सर कैश सेल्स का। ठीक है सर, बहुत अच्छे। अच्छा जी, एम्प्लॉयज एट ईच, अच्छा कोई बोल रहा है ओवर स्टेटमेंट ऑफ सेल्स। सर ओवर स्टेटमेंट ऑफ सेल्स का रिस्क आएगा, अंडर स्टेटमेंट ऑफ सेल्स का रिस्क आएगा? मुझे ये चीज कंफर्म करें सर, ओवर स्टेटमेंट ऑफ सेल्स का रिस्क आएगा या अंडर स्टेटमेंट का आएगा? बेहतरीन हो गया, अंडर स्टेटमेंट का आएगा, ओवर स्टेटमेंट का नहीं आएगा। ठीक है, अंडर स्टेटमेंट ऑफ सेल्स का रिस्क आएगा इधर। अच्छा, एम्प्लॉयज एट ईच garden center include permanent gardening staff who maintain the trees and plants available for sale and permanent retail and customer services staff. In addition, a large number of temporary staff are employed between April and September due to the increased volume of sale in this period. कोई और रिस्क है इधर? इस पैरा के अंदर कोई रिस्क आपको मिल रहा है? टर्नओवर, एरर्स, एरर्स का रिस्क, बहुत अच्छी बात बोली। चांसेस ऑफ एरर, बहुत आला, बहुत अच्छे, चांसेस ऑफ एरर्स है। ठीक है, बहुत अच्छा रिस्क आप लोगों ने पिक कर लिया ये वाला।
ठीक है. In July 2023, the directors commenced building work to increase the size of their garden centers to cope with increased demand and social distancing requirements. As a result of the highly seasonal nature of the business, the directors obtained a bank loan in September 2023 to ensure sufficient cash was available to continue the building works during the winter months, November 2023 to March 2024. The bank loan is repayable over 5 years with interest payable quarterly in arrears at a rate of 18% per annum. The bank loan has strict covenants attached, and if there is a breach, the loan may become repayable immediately. हाँ भाई, क्या रिस्क है? डेट कॉविनेंट रिस्क. डेट कॉविनेंट रिस्क क्या है, मतलब क्या? अगर उसको थोड़ा आसान लफ्जों में आप लोग बोले तो क्या क्या बोलेंगे सर? बैंक लोन, विंडो ड्रेसिंग, ओवर स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स, अंडर स्टेटमेंट ऑफ लायबिलिटीज. कॉविनेंट में ब्रीच, बहुत अच्छी बात बोली. कॉविनेंट ब्रीच हो सकते हैं. कॉविनेंट में ब्रीच, ठीक है, में ब्रीच, ठीक है. अच्छा, एक और है, रिस्क ऑफ फ्रॉड इंसेंटिव प्रेशर. ठीक है, रिस्क ऑफ फ्रॉड इंसेंटिव प्रेशर है. फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, बहुत अच्छा. और कोई रिस्क दिख रहा है इधर? सर, क्वार्टरली इंटरेस्ट रेट मैनेजमेंट ईयरली बुक कर सकती है. क्वार्टरली, ठीक है, इसको ईयरली बुक कर सकते हैं. मिस क्लासिफिकेशन ऑफ लोन. मिस क्लासिफिकेशन ऑफ लोन का कैसे है रिस्क है? कोई बताएगा मुझे? क्लासिफिकेशन ऑफ लायबिलिटी का कैसे? अगर तो कोविनेंट ब्रीच हो जाएगा देन रिस्क आएगा क्लासिफिकेशन ऑफ लायबिलिटी का. बहुत अच्छे, ठीक है. इसके अलावा कोई और रिस्क दिख रहा है किसी को? एक रिस्क आप लोग मिस कर रहे हैं. इसके अलावा एक रिस्क आप लोग मिस कर रहे हैं. बिल्डिंग वर्क एंड वर्क इन प्रोग्रेस सही रिकॉर्ड नहीं किया. कैसे सही नहीं किया, मुझे बताएंगे थोड़ा सा? क्या रिस्क, क्या है इसके अंदर, क्या सही नहीं करेंगे? गलती क्या करेंगे? गलती क्या करेंगे? गलती कोई मुझे बताएगा कि गलती क्या करेंगे? और और रिस्क है इसके अंदर, दो दो रिस्क और है. सर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज कैपिटलाइज. बहुत अच्छे. ये बहुत अच्छा रिस्क बताया कि भाई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटलाइज कर सकते हैं. कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंस आउट कर सकते हैं. ठीक है ना? ये एक सबसे बड़ा रिस्क है कि भाई जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको एक्सपेंस आउट कर सकते हैं. ठीक है. और चीज, डेप्रिसिएशन गलत हो सकता है. डेप्रिसिएशन की डेट गलत हो सकती है. ये भी बात अच्छी बोली. डेप्रिसिएशन का मसला आ सकता है. ये बहुत अच्छी बात बोली शाहनवाज ने, जो अभी तक किसी ने पिक नहीं करी. बोरोविंग कॉस्ट रॉन्गली कैपिटलाइज्ड. ठीक है ना? ज्यादातर चांसेस है कि बोरोविंग कॉस्ट आपने कैपिटलाइज ही ना करी हो. पहली बात कि क्योंकि आप नॉर्मली एक्सपेंस आउट करते हैं बोरोविंग कॉस्ट को, तो आपने कैपिटलाइज नहीं करी हो. आपने लोन किस पर्पस के लिए लिया है? लोन आपने लिया है सर बिल्डिंग बनाने के लिए. बिल्डिंग के लिए आपने लिया है ना? तो आपको बोरोविंग कॉस्ट को क्या करना पड़ेगा सर? कैपिटलाइज करना पड़ेगा. ठीक है. तो वो हो सकता है कि मैनेजमेंट ने कैपिटलाइज ना करा, उसको एक्सपेंस आउट कर दिया. ये बात सबको समझ में आई है? ये रिस्क किसी के दिमाग में आया था, किसी और के दिमाग में शाहनवाज के अलावा? ये वाला भी रिस्क सोचना था साथ में. देखें, बोरोविंग कॉस्ट का अक्सर बच्चे ये वाला रिस्क मिस कर देते हैं. इवन बच्चे अगर ऑडिट भी कर रहे होते तो लोगों के दिमाग में ये चीज नहीं आता कि लोन अगर लिया है तो लोन किस पर्पस के लिए लिया है. लोन अगर तो आपने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के पर्पस के लिए लिया है तो उससे रिलेटेड जो बोरोविंग कॉस्ट होगी वो भी क्या होनी चाहिए सर? कैपिटलाइज होनी चाहिए. तो नेक्स्ट टाइम जब भी ऑडिट करें और लोन अगर कंपनी ले रही हो तो आपने दूसरा सवाल क्या पूछना है? लोन आपने किस पर्पस के लिए लिया है? अगर तो लोन आपने किसी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के पर्पस के लिए लिया है, उसको उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए, तो दूसरा रिस्क फॉरन क्या आ जाएगा सर? हो सकता है कि मैनेजमेंट ने उसको कैपिटलाइज ना करा हो. अच्छा, मुझे एक और बात बताएं. किसी ने बायोलॉजिकल एसिड वाला स्टैंडर्ड पढ़ा है? किसी IS-41? IS-41 क्या कहता है, कोई बताएगा मुझे? किसी ने मुझे ये नहीं बोला सर IS-41 भी इधर अप्लाई हो सकता है. फेयर वैल्यू कॉस्ट टू सेल किस पे अप्लाई होता है? वो बायोलॉजिकल एसिड. बायोलॉजिकल एसिड का स्टैंडर्ड किस पर अप्लाई होता है? कोई बताएगा? एक किसी का रिप्लाई आ रहा है, नो सर नहीं पढ़ा IS-41. ठीक है. फैसल इफ्तिखार का. एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, लिविंग एनिमल एंड प्लांट. सर इधर भी तो प्लांट्स की बात हो रही है. इधर भी तो ट्रीज एंड प्लांट्स का इनका बिजनेस है. ये रहा ट्रीज एंड प्लांट्स. तो इधर बायोलॉजिकल एसिड का मसला नहीं आ सकता? कोई बताएगा मुझे?
सर ये भी तो लिविंग एनिमल एंड प्लांट्स हैं। क्या इधर मसला IS 41 वाला नहीं आ सकता? हाँ भाई, क्या कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, सब क्या सुन हो गए? इनिशियल रिकॉग्निशन का आ सकता है, हमार हनीफ कह रहे हैं। ये तो सर, ये तो ट्रेडिंग है। सर ये तो ट्रेडिंग है, तो किस पर IS 41 अप्लाई होता है? मतलब थोड़ा सा डिफरेंशिएट करेंगे सर, कि ट्रेडिंग और क्या ऐसी चीज IS 41 कह रहा है कि आप कह रहे हैं कि सर IS 41 इधर अप्लाई नहीं होगा? कोई बताएगा मुझे? मैन्युफैक्चरर पे। ठीक है, IS 41 अप्लाइज टू बियरर प्लांट्स, नहीं, ये गलत बात कह रहे हैं। ठीक है, जो काम करते इसका। और कोई 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 मुझे एक एग्जैक्ट वर्ड नहीं बता पा रहा कोई मुझे। हाँ भाई। देखें, बायोलॉजिकल एसिड वाला स्टैंडर्ड कब अप्लाई होगा? IS 41 वाला IS 41 का जब अप्लाई होता है जब आप कोई एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कर रहे हो। सर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी क्या होती है? सर लेट से आपने एक छोटा सा पौधा खरीदा और उसको बड़ा करा, आपने पूरा ट्री बनाया और फिर इसके बाद आप उसको सेल कर रहे हैं। जैसे नॉर्मली लोग क्या करते हैं, अगर मैं एनिमल्स की बिजनेस की बात करूं, लोग छोटे गाय का बच्चा लेते हैं और गाय के बच्चे को सर वो बड़ा करते हैं, फिर इसके बाद वो सेल करते हैं, या फिर उसका जो मिल्क वगैरह होता है सर वो चीज वो सेल कर दे। तो ये एक्टिविटी को क्या कहते हैं सर? ये एक्टिविटी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी होती है। ठीक है, इधर क्या लग रहा है? इधर अगर मैं बात पढ़ूं तो इधर क्या बोल रहे हैं? प्लांट एंड ट्रीज आर परचेज रेडी फॉर सेल। मतलब इधर वो कोई एग्रीकल्चरल एक्टिविटी नहीं करा। इधर वो क्या कर रहा है? इधर वो सिंपल परचेज करता है, देन उसको सेल कर देता है। इधर ये नहीं करा कि छोटा सा एक प्लांट उसने परचेज करा, कोई पौधा परचेज करा, फिर उसको बड़ा करा, ट्री बनाया और फिर इसके बाद उसको सेल करा। कोई एग्रीकल्चरल एक्टिविटी वो नहीं करा। ठीक है ना? तो इसलिए इधर क्या होगा सर? IS 41 अप्लाई नहीं होगा। ये बात समझ में आ रही है? IS 41 अप्लाई नहीं होगा। कौन सा स्टैंडर्ड अप्लाई होगा? सर नॉर्मल IS 2 अप्लाई हो रहा होगा इन्वेंट्री का। ठीक है, तो सर इधर रिस्क हो सकता है ना, कि हो सकता है कि मैनेजमेंट ने इसको IS 41 के हिसाब से रिकॉर्डिंग कर दी हो। ठीक है ना? क्योंकि ये भी एक कंफ्यूजन है कि सर क्या IS 41 में जाएगा, क्या IS 2 में जाएगा। ठीक है, तो इधर एक रिस्क एक और आपका एडिशनल आ गया, कि हो सकता है मैनेजमेंट ने इसको IS 41 के हिसाब से रिकॉर्डिंग कर दी हो, जबकि इसको रिकॉर्डिंग कैसे होनी चाहिए? IS 2 के हिसाब से रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। यहां तक क्लियर है सबको? आगे चलें? अच्छा जी, आगे पढ़ते हैं। अच्छा जी, MAG, the managing director Faizan Shami want to expand the business even further and would like to diversify the business in September 2024 by introducing a high quality food hall and gift shop into each garden center. He believed that this will help to reduce the impact of seasonality, as these products will be more popular with customers from October to December each year. In order to fund the proposed diversification, and a new loan application has been submitted to the company's bank. The bank wishes to examine the audited financial statement for the year ended 31st March 2024 together with the profit and cash flow forecast in respect of the proposed diversification for the 3 years ending 31st March 2027। हाँ भाई, कौन सा रिस्क है बताओगे? रिस्क क्या है इधर? सर मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल। मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल रिस्क क्यों है? रेवेन्यू रिस्क ओवर स्टेटमेंट ऑफ सेल्स। ठीक है, ओवर स्टेटमेंट ऑफ सेल्स। ठीक है, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, बहुत अच्छे। फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो मेजर रिस्क है वो क्या है सर? फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का रिस्क है, क्योंकि लोन जब आपने लेना है और आपने मार्च 2024 के आपने फाइनेंशियल सबमिट करने बैंक को, तो जाहिर है आप क्या कोशिश करेंगे कि भाई मैं अच्छी पोजीशन से बैंक को सबमिट करूं ताकि मुझे लोन इजीली मिल जाए। वरना क्या होगा? लोन अप्रूव नहीं होगा आपका अगर आपकी फाइनेंशियल की पोजीशन अच्छी नहीं होगी। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? आगे चलते हैं। सर इसके अलावा MAG has adopted a revaluation policy under IS 16 and carry out a valuation of property, plant and equipment on an annual basis
The matter will demand the most audit work is the valuation of properties currently under development, especially the determination of the percentage completion of each development at the reporting date. However, MAG has recently employed a newly qualified architect who will be happy to provide evidence concerning the stage of completion of each property development contract at the financial reporting year-end date. The use of this architect to produce a report on all properties being developed and will save time and cost. हाँ भाई, क्या रिस्क है इधर, कोई बताएगा? सर revaluation of entire class of assets, ठीक है. Revaluation risk, do not revalue all class of assets, independence of management expert, ठीक है. Competency of architect, बहुत अच्छी बात बोली, competency of architect का risk है, ठीक है. IS 16 revaluation of all class of assets का risk है. Stage of completion, ये बहुत अच्छी बात बोली कि भाई stage of completion का एक risk है, ठीक है. Stage of completion का एक risk है, ठीक है. दूसरा competence का risk है. इसके अलावा सब्जेक्टिविटी इन वैल्यूएशन, बहुत अच्छी बात बोली, सब्जेक्टिविटी इन वैल्यूएशन रिस्क है. इसके अलावा आप लोगों ने बोला क्लास ऑफ एसेट्स का एक रिस्क है, ठीक है. और कोई रिस्क इधर आप लोगों को मिल रहा है? आगे चले. एंगेजमेंट टीम कॉम्पिटेंस का रिस्क है, ठीक है, लिख सकते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन इतना ज्यादा ऑब्वियस नहीं है. असल चीज है जो मैनेजमेंट ने जो आर्किटेक्ट बिठाया है वो एम्प्लॉयमेंट पे है, ठीक है ना. तो हो सकता है कि वो उसकी ऑब्जेक्टिविटी कॉम्प्रोमाइज हो रही हो. जाहिर है जब एम्प्लॉय और उसका वहां से उसको सैलरी मिल रही है तो हो सकता है जो भी मैनेजमेंट उसको बोलेगी तो वो वैसा ही काम कर रहा होगा. मैनेजमेंट बोलेगी कि भाई ज्यादा वैल्यूएशन चाहिए तो ज्यादा वैल्यूएशन बना के देगा आर्किटेक्चर, ठीक है ना, क्योंकि वो उसके पेरोल पर है. यहां तक बात क्लियर है? आगे चलें. बिल्कुल ऐसा ही है, कॉम्पिटेंस और ऑब्जेक्टिविटी ऑफ एक्सपर्ट, ठीक है. इन जनवरी 2024 MAG launched a new website allowing customers to purchase product online. The finance director Ammar Hanif explained the company has spent significant money on IT this year. The company has developed its website and updated IT system in order to integrate website sales directly into the general ledger and to provide an easier interface for customer to use when ordering and entering their credit card details. However, Ammar expressed concern that the IT system will not be able to cope with the added pressure of the website, as it has recently caused some major system failures resulting in loss of customers. हाँ भाई, क्या करें, क्या रिस्क है इधर? सर पहला रिस्क तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, बहुत अच्छे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का. सर लॉस ऑफ कस्टमर डेटा से ऑडिट रिस्क क्या होगा? वो तो बिजनेस रिस्क हुआ ना, लॉस ऑफ कस्टमर डेटा, ठीक है ना. अच्छा, डेटा ब्रीच, लॉस ऑफ फ्यूचर सेल्स, ओवर स्टेटमेंट ऑफ सेल्स, वेबसाइट कॉस्ट. देखिए लॉस ऑफ फ्यूचर सेल्स, वंस अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, लॉस ऑफ फ्यूचर सेल्स बिजनेस रिस्क है, ठीक है. प्रोविजन फॉर पेनल्टी, लीगल केस में फाइल्ड, लॉ एंड रेगुलेशन नॉन कंप्लायंस. देखिए लॉस ऑफ कस्टमर्स है, लॉस ऑफ कस्टमर डेटा नहीं है. ये बात आप लोग वो कर रहे हैं. लॉस ऑफ कस्टमर्स है, कोई फेलियर आ गया था जिसकी वजह से वेबसाइट चल नहीं रही थी, वेबसाइट चली नहीं तो मतलब आपके कस्टमर जो थे वो लॉस हो गए, ये कहना चाह रहा है. लॉस ऑफ फ्यूचर सेल्स इंपेयरमेंट आ सकती है, हाँ अब सही पहुंचे कि लॉस ऑफ फ्यूचर सेल्स की वजह से इंपेयरमेंट आ सकती है, ये बात समझ में आती है. लॉस ऑफ फ्यूचर सेल इज नॉट एन ऑडिट रिस्क. ये बात वंस अगेन मैं क्लियर कर रहा हूँ, लॉस ऑफ फ्यूचर सेल इज नॉट एन ऑडिट रिस्क. ऑडिट रिस्क क्या है कि इंपेयरमेंट का रिस्क होगा, इंपेयरमेंट हो सकता है रिकॉर्ड ना करिए हो, ठीक है. अच्छा जी, पेनल्टी ड्यू टू लॉस ऑफ कस्टमर डेटा, कस्टमर का डेटा लॉस नहीं हुआ है, ठीक है. लॉ एंड रेगुलेशन नॉन कंप्लायंस, लॉ एंड रेगुलेशन नॉन कंप्लायंस कैसे होगी, कोई बताएगा मुझे? लॉ एंड रेगुलेशन नॉन कंप्लायंस लगेगा, लेकिन कोई बताएगा कैसे आ सकती है? डेटा सिक्योरिटी की वजह से. सर देखें जितनी भी वेबसाइट्स बनती है ना और जो वो कस्टमर से डेटा लेती है, जाहिर है देखें जब भी आप वेबसाइट बनाते हैं ऑनलाइन सिस्टम की, तो ऑनलाइन जब परचेजिंग सिस्टम बनाते हैं तो कस्टमर उसमें क्या डालता है, अपना नाम डालता है, अपना एड्रेस डालता है, वो अपनी इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है, ठीक है. फिर इसके बाद वो क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स भी डालता है अगर तो वो ऑनलाइन परचेज कर रहा है, ठीक है. तो उसमें होता क्या, उसमें आपके ऊपर लॉ रेगुलेशन अप्लाई हो जाते हैं डेटा प्रोटेक्शन लॉज के, डेटा प्रोटेक्शन लॉज, कि भाई
अगर आप किसी से डेटा ले रहे हैं तो आपके ऊपर लॉज अप्लाई हो जाएगा, डेटा प्रोटेक्शन लॉज। हो सकता है कि आपने उसकी नॉन कंप्लायंस कर दी हो, ठीक है, जिसकी वजह से आपके ऊपर क्या आ जाएगा सर, प्रोविजन पेनल्टी का रिस्क आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है सबको? यहां तक सबको क्लियर है? वेबसाइट डेवलप्ड माइट नॉट हैव मीट द क्राइटेरिया ऑफ IS 38, ये हमने ऑलरेडी लिख लिया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। क्लियर है यहां तक सबको? अब वो करें इसको, वर्ड पे कंपाइल करें, जितने भी हमने रिस्क आइडेंटिफाई करे इसको वर्ड पर एक दफा कंपाइल करते हैं। सर ओवर स्टेटमेंट ऑफ सेल्स नहीं हो सकता, कस्टमर लूज हुए हैं। देखिए कस्टमर लूज हुए, आप उसको फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में कर सकते हैं। जब आप फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का रिस्क ड्राफ्ट कर रहे हैं तो उसके अंदर आप उसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं ये बात कि भाई एक पॉइंट ये भी है रिस्क फैक्टर कि भाई इस वजह से कस्टमर्स आपके लॉस हुए। हो सकता है कि यार आप उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करो, अपने रेवेन्यू नंबर बढ़ाने की कोशिश करो, ठीक है ना, तो वन ऑफ द फैक्टर है ये हो सकता है, ठीक है। साइबर अटैक का भी रिस्क भी हो सकता है, साइबर अटैक का देखें, साइबर अटैक का रिस्क होना इज अ बिजनेस रिस्क, ठीक है ना। इससे ऑडिट रिस्क आपको बनाना पड़ेगा कि साइबर अटैक से ऑडिट रिस्क क्या होगा, ये आपने बनाना होगा। साइबर अटैक इज अ बिजनेस रिस्क। मैं वंस अगेन रिपीट कर रहा हूं, बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं बिजनेस रिस्क में और ऑडिट रिस्क में। साइबर अटैक होगा तो बिजनेस रिस्क है, ये ऑडिट रिस्क नहीं है। इनकरेक्ट जनरेशन ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ड्यू टू फेल ऑफ आईटी सिस्टम, इनकरेक्ट जनरेशन ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड ड्यू टू फेल ऑफ आईटी सिस्टम, हाँ ये एक रिस्क हो सकता है। ये बहुत अच्छी बात बोली कि इनकरेक्ट जनरेशन ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड ड्यू टू फेल ऑफ आईटी सिस्टम, ये बात भी बहुत अच्छी बोली हो, ये एक वन ऑफ द रिस्क हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा एक और आप लोगों ने रिस्क मिस करा है, हाउ टू आइडेंटिफाई बिजनेस रिस्क एंड ऑडिट रिस्क। ये बहुत अच्छा सवाल पूछा कि भाई सर बिजनेस रिस्क को कैसे आइडेंटिफाई करें, सर ऑडिट रिस्क को कैसे आइडेंटिफाई करें। देखें एक चीज समझे, एक नॉर्मल सी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं सबसे पहले कि अगर इन्वेंट्री की चोरी होती है, होता है ना कि भाई आपकी इन्वेंट्री, लेट से आप गोल्ड वगैरह में डीलिंग कर रहे हैं या फिर इस टाइप की कैश सेल्स कर रहे हैं, तो देखिए कैश सेल्स कोई बंदा कर रहा है, कोई इंप्लॉय कर रहा है और वो उसकी चोरी कर रहा है, ठीक है ना, वो रेवेन्यू को शो नहीं कर रहा, वो उसकी चोरी कर रहा है, तो वो जो चोरी कर रहा है वो मेरा रिस्क नहीं है, ठीक है ना। कंट्रोल जो हम लगाते हैं ना वो बिजनेस रिस्क के लिए लगाते हैं। पहला कंट्रोल लगाने का हमारा मकसद क्या होता है कि भाई सिक्योरिटी कैमरा लगा ले, ये लगा ले, ये सारे क्या है सर, इसलिए लगाता हूं मैं कि बिजनेस रिस्क को कवर करने के लिए, कि कोई मेरी इन्वेंट्री चोरी ना कर ले, चोरी होगी तो बिजनेस को नुकसान होगा, बिजनेस को नुकसान होगा तो प्रॉफिट कम होगा। तो अल्टीमेटली बिजनेस रिस्क क्या है कि यार जिससे बिजनेस को नुकसान पहुंचे, ठीक है, बिजनेस रिस्क वो रिस्क जिससे बिजनेस को नुकसान पहुंचे, चाहे वो प्रॉफिट की सूरत में पहुंचे, चाहे वो फ्यूचर की सेल्स कम होने की सूरत में पहुंचे, चाहे वो आपके बिजनेस को अफेक्ट करे, आपकी मीडिया में पब्लिक वो खराब हो, मार्केट खराब हो, आपकी रेपुटेशन खराब हो, तो उस केस के अंदर ये सारे क्या है सर, बिजनेस रिस्क है। सर ऑडिट रिस्क क्या है, सर ऑडिट रिस्क वो रिस्क जिससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर रिस्क है कि आपने IFRS की जो आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है आपने उसको फुलफिल ना कराओ। सर क्या मतलब, सर लेट से अगर इन्वेंट्री की चोरी हो जाती है, अगर इन्वेंट्री की चोरी होती है तो इन्वेंट्री का चोरी होना इज अ बिजनेस रिस्क, ठीक है। इन्वेंट्री अगर पीछे से गायब हो जाती है लेकिन आपके रिकॉर्ड्स के अंदर तो आ रही होगी, आपके जो GL है उसमें तो रिकॉर्डिंग में आ रही होगी, उसमें तो आपने उसको वो नहीं करा, राइट ऑफ नहीं करा, तो ये पीछे एग्जिस्ट ही नहीं करती ये इन्वेंट्री जो रिकॉर्ड के अंदर आ रही है। तो इट इज अ बिजनेस रिस्क के हो सकता है कि चोरी की वजह से, चोरी की वजह से हो सकता है कि आपका ऑडिट रिस्क क्या है कि यार एक इन्वेंट्री जो एग्जिस्ट नहीं करती वो रिकॉर्डिंग के अंदर आ रही हो। ये बात समझ में आ रही है? तो ऑडिट रिस्क ये कि यार उसको राइट ऑफ हो जाना चाहिए था। यहां तक बात क्लियर है? ये चीज सबको समझ में आ रही है, बिजनेस रिस्क और ऑडिट रिस्क का डिफरेंस, ठीक है। साइबर अटैक का होना इज अ बिजनेस रिस्क, ये बात समझ में आ रही है। लेकिन अगर साइबर अटैक हो चुका है बिजनेस के ऊपर, और साइबर अटैक होगा जब हैकिंग वगैरह हो जाएगी, कस्टमर का डेटा लूज होगा, आपका डेटा का चोरी हो गया, तो उसकी वजह से आपने लॉज एंड रेगुलेशन की कोई नॉन कंप्लायंस करी क्योंकि आपके कंट्रोल इतने स्ट्रांग नहीं थे कि आपने उस साइबर अटैक को रोक सके, ठीक है ना। तो उसकी वजह से आपके ऊपर क्या आएंगी सर, पेनल्टीज आएंगी। जो पेनल्टीज आने वाली होंगी हो सकता है कि मैनेजमेंट ने वो पेनल्टी की प्रोविजन रिकॉर्ड ना करी हो, ये ऑडिट रिस्क है। साइबर अटैक इज नॉट एन ऑडिट रिस्क, ये रिस्क फैक्टर है आपका। ये बात क्लियर हो गई आप लोगों को? साइबर अटैक इज अ बिजनेस रिस्क, ठीक है। इससे ऑडिट रिस्क क्या होगा कि यार पेनल्टी जो आ सकती है वो आपने रिकॉर्ड ना करी हो। ऑडिट रिस्क इंक्लूड मॉनिटरिंग इम्पैक्ट, वाइल बिजनेस रिस्क हैज नो मॉनिटरिंग, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है।
बिजनेस रिस्क भी मॉनिटरी इंपैक्ट है। क्यों मॉनिटरी इंपैक्ट नहीं है भाई? देखो, अगर साइबर अटैक हुआ है, अगर साइबर अटैक हुआ, आपका डेटा लॉस हुआ, इसमें तो आप कह रहे हैं कि मॉनेटरी इंपैक्ट नहीं है, लेकिन फ्यूचर की जो सेल्स आपकी इफेक्ट होंगी, जो कस्टमर्स लूज होंगे, वो एक मॉनेटरी इफेक्ट आएगा। इसके अलावा अगर इन्वेंट्री चोरी हो रही है, सर ये भी मॉनेटरी इंपैक्ट आया। कोई कैश आपकी चोरी कर रहा है, आपकी कैश सेल्स हो रही है, एम्प्लॉय आपका कैश चोरी करके घर ले जा रहा है, रेवेन्यू रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा, ये भी तो मॉनेटरी इंपैक्ट है। तो ये बिजनेस रिस्क है, ठीक है ना? लेकिन मसला क्या है सर? ऑडिट रिस्क क्या होगा? कि आपकी सेल जो है वो अंडर स्टेटेड है, जो कि अकर हुई है, लेकिन वो कंप्लीटली रिकॉर्ड नहीं हुई। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? तो मॉनिटरी इंपैक्ट, नॉन मॉनिटरी इंपैक्ट, ये नहीं है इसका डिफरेंस। वंस अगेन मैं क्लियर कर रहा हूं, मॉनिटरी इंपैक्ट और नो मॉनिटरी इंपैक्ट, इसका डिफरेंस नहीं है। देखिए सिंपल सी चीज है, बिजनेस रिस्क वो रिस्क जिससे बिजनेस को नुकसान पहुंचे, ऑडिट रिस्क वो रिस्क जिसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की आपने फुलफिल ना करा हो। ठीक है, या तो कोई ना कोई अदर्शन आपकी हिट हो रही हो। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है? बिजनेस रिस्क इज देन अ रिस्क फैक्टर। यस बिल्कुल, बिजनेस रिस्क रिस्क फैक्टर बन सकता है। हर बिजनेस रिस्क जरूरी नहीं है कि ऑडिट रिस्क होगा। बिजनेस रिस्क आपका रिस्क फैक्टर बन सकता है ऑडिट रिस्क के लिए। ठीक है ना? यहां तक बात क्लियर है? देखिए, फ्यूचर की सेल्स अगर कम होती है तो फ्यूचर की सेल्स का कम होना इज अ बिजनेस रिस्क, ठीक है ना? लेकिन फ्यूचर की सेल्स से रिस्क रिस्क क्या आएगा सर? रिस्क आएगा कि आपकी इम्पेयरमेंट का रिस्क आएगा, क्योंकि आपकी वैल्यू इन यूज क्या होती है सर? रिकवरेबल अमाउंट में दो चीजें होती है, एक फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और एक वैल्यू इन यूज। तो वैल्यू इन यूज कैसे बनती है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो से। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो कैसे आती है? फ्यूचर की सेल से आती है। तो फ्यूचर की सेल्स अगर कम होगी तो आपकी वैल्यू इन यूज कम हो जाएगी। जब वैल्यू इन यूज कम होगी तो मतलब रिकवरेबल अमाउंट आपकी कम हो जाएगी। रिकवरेबल अमाउंट कम होगी तो आपकी इंपेयरमेंट का रिस्क आ जाएगा। यहां तक बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यहां तक क्लियर है? बिजनेस रिस्क और ऑडिट रिस्क का क्लियर होना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे मेजोरिटी गलती यही करते हैं कि यार, बच्चे बिजनेस रिस्क लिख के आ जाते हैं, बोलते हैं साइबर अटैक का रिस्क है। बच्चे बोलते हैं कि भाई फ्यूचर की सेल्स कम होने का रिस्क है। अरे फ्यूचर की कम होने का रिस्क ऑडिट रिस्क नहीं है। ठीक है ना? ये बड़ा क्लियर होना जरूरी है कि यार बिजनेस रिस्क और ऑडिट रिस्क का डिफरेंस आप लोगों को पता हो, ताकि आप लोग बिजनेस रिस्क से ऑडिट रिस्क तक पहुंच सको। यहां तक क्लियर है? आगे बढ़े। IS 38 के रिस्क डेवलपमेंट ऑफ वेबसाइट के रिस्क अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया नॉट रिकॉग्नाइज, ये बिल्कुल हमने लिख लिया है, ये वाला लिख लिया सर। ये कैन यू प्लीज डिस्कस हाउ टू अप्रोच एनी रिस्क क्वेश्चन लाइक सीक्वेंस ऑफ रिस्क, व्हिच रिस्क शुड बी प्रोड्यूस फर्स्ट। वो अभी हम लोग जा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता उसी तरफ जाएंगे, टेंशन नहीं ले। अच्छा, एक रिस्क आप लोगों ने मिस करा इधर, एक रिस्क आप लोगों ने इधर मिस करा है। दोबारा इसको पढ़े, दोबारा ये वाला पैरा पढ़े, एक रिस्क आप लोगों ने इधर मिस करा है। कोई और रिस्क मिल रहा है आप लोगों को? न्यू वेबसाइट हो गया, ये हो गया, ये IS 38 के रिस्क के अंदर कवर हो गया है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट और वो सारी चीजें उसके अंदर कवर हो गई। इन्वेस्टमेंट इम्पेयरमेंट, वो और वो भी हमने कवर कर लिया कि इम्पेयरमेंट का रिस्क आ सकता है, आपकी वेबसाइट की इम्पेयरमेंट हो सकती है। ठीक है, ये भी हमने कर लिया कवर। और इसके अलावा, इसके अलावा और कोई गोइंग कंसर्न नहीं, गोइंग कंसर्न का रिस्क नहीं है। और इसके अलावा इंटीग्रेशन ऑफ वेबसाइट विद GL, ये बात जो आपने बोली, ये रिस्क फैक्टर आपने बताया अभी मुझे। इससे ऑडिट रिस्क क्या आएगा? कोई बताएगा मुझे? ऑडिट रिस्क क्या निकलेगा इंटीग्रेशन ऑफ वेबसाइट विद GL? 7-10 रिस्क अदर फर्म, नहीं। इंटीग्रेशन ऑफ वेबसाइट वाला चांसेस ऑफ एरर्स, चांसेस ऑफ एरर्स एक वन ऑफ द रिस्क आपने सही बताया। इसके अलावा चांसेस ऑफ एरर्स कैसे होंगे? कोई बताएगा चांसेस ऑफ एरर्स कैसे होंगे? सेल्स नॉट इंटीग्रेटेड प्रॉपरली, ठीक है। इसके अलावा कोई और? FS level raised to reconcile all ledger during the year, balances गलत कैरी फॉरवर्ड हुए। नहीं, ये तो उसमें कवर हो गया ना, इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट में कवर हो गया, जो ऊपर हमने पढ़ा था। लाइक डेटा बीइंग अपलोडेड फ्रॉम वेबसाइट में नॉट बी चेक्ड एक्यूरेटली, इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द एंटिटी में नॉट बी कंप्लीटेड। नहीं, अभी भी एक बहुत अच्छा रिस्क आप लोग मिस कर रहे हैं, बहुत अच्छा रिस्क मिस कर रहे हैं। और ये मैंने इससे पहले भी बार बार आप लोगों को बताया कि जब भी ऑनलाइन वेबसाइट होती है तो इधर एक रिस्क होता है, इनएप्रोप्रिएट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। बताएं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या इनएप्रोप्रिएट?
कस्टमर परचेज प्रोडक्ट ऑनलाइन एंड सेल्स ऑर्डर माइट नॉट बी इंडिकेटेड इन फाइनेंशियल रिकॉर्ड। बन सकता है, लेकिन ये ऑब्वियस रिस्क नहीं है इतना ज्यादा। और कोई बताएं। एक रिस्क बहुत अच्छा आप लोग मिस कर रहे हैं, जो कि बहुत ही ऑब्वियस रिस्क है। आईएफआरएस 15 का क्या रिस्क बताएं ना। आईएफआरएस 15 का है, आईएफआरएस 15 से रिलेटेड रिस्क क्या रिस्क है? फेक वेबसाइट रिस्क नहीं, आईएफआरएस 15 से रिलेटेड है। सेल्स रिटर्न में नॉट बी रिकॉर्डेड नहीं, रेवेन्यू रिकॉर्डेड ऑन ऑर्डर। बहुत अच्छी बात बोली वलीद रियाज ने, रेवेन्यू रिकॉर्डेड ऑन ऑर्डर। जब भी ऑनलाइन वेबसाइट बनती है, ऑनलाइन वेबसाइट में सबसे बड़ा रिस्क होता है जब आपने उसको जीएल से कनेक्टिविटी दे दी है, तो इसका मतलब ये है कि जैसे ही ऑर्डर आता होगा वैसे ही वो रिकॉर्डिंग कर देता होगा। ये बात समझ में आ रही है? तो ऑन ऑर्डर पे रिकॉर्डिंग हो सकती है, जबकि आईएफआरएस 15 आप लोगों को क्या कहता है, रिकॉर्डिंग कब होनी चाहिए? कोई बताएगा मुझे रिकॉर्डिंग कब होनी चाहिए? आईएफआरएस 15 रिकॉर्डिंग के लिए आप लोगों को क्या बोलता है? बताएं भाई, जल्दी बताएं। When goods delivered, risk and reward transfer, performance obligation satisfied, performance obligation satisfied। क्या कहता है? performance obligation satisfy होगी देन आप लोगों ने करना है। performance obligation कब satisfy होती है? फूड पांडा से अगर आप ऑर्डर करते हैं तो फूड पांडा की performance obligation कब satisfy होती है? जब तक कि वो डिलीवर आप लोगों को गुड्स ना करते। ये बात समझ में आ रही है ना? तो इधर अगर तो आप ऑर्डर कर रहे हैं और जीएल से कनेक्टिविटी है, तो हो सकता है कि जीएल में रिकॉर्डिंग हो रही हो जब ऑर्डर कस्टमर कर रहा हो, जबकि गलत है। रिकॉर्डिंग कब होनी चाहिए? जब आपकी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो जाए। तो जब भी आप लोगों को इस टाइप का ये मिलेगा तो आप लोगों ने फौरन ये वाला रिस्क पिक करना है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? रिस्क को हम जॉट डाउन करें सारे। सारे रिस्क को हम जॉट डाउन करते हैं। सबसे पहला रिस्क हमारा क्या है सर? इनिशियल ऑडिट इंगेजमेंट का। ठीक है, दूसरा रिस्क हमारा क्या है सर? दूसरा रिस्क हमारा था सर फॉरेन एक्सचेंज का। ठीक है, तीसरा रिस्क हमारा क्या था सर? तीसरा रिस्क था हमारा कैश सेल से रिलेटेड। ठीक है, चौथा रिस्क हमारा क्या था सर? चौथा रिस्क था हमारा टेम्पररी स्टाफ वाला। सबको दिख रहा है ना? सबको दिख रहा है? ठीक है, इसके अलावा एक और रिस्क हमने आइडेंटिफाई करा था, IS-41 बायोलॉजिकल एसिड वाला, IS-2। सर एक और रिस्क हमने आइडेंटिफाई करा था कि कोविनेंट्स हो सकता है कि ब्रीच हो जाए। ठीक है, और कौन सा रिस्क हमने आइडेंटिफाई करा था सर? हमने आइडेंटिफाई करा था कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में एक्सपेंस आउट। ठीक है, इसके अलावा और क्या था हमारा सर? इसके अलावा एक और था कि फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, क्योंकि लोन ऑब्टेन भी कर रहे हैं और स्ट्रिक्ट कोविनेंट भी है। ठीक है सर, इसके अलावा बोरोविंग कॉस्ट का था एक, बहुत अच्छे। इसके अलावा और क्या था हमारा सर? इधर था हमारा IS-16 का वैल्यूएशन का, रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन। इसके अंदर दो चीजें थी, कॉम्पिटेंस का मसला था एक तो, कॉम्पिटेंस एंड ऑब्जेक्टिविटी, और दूसरा मसला स्टेज ऑफ कंप्लीशन का। अच्छा जी, फिर इसके बाद आते हैं सर वेबसाइट वाले पर। वेबसाइट वाले पर क्या मसला है हमारा सर? पहला मसला तो वेबसाइट की कॉस्ट का। वेबसाइट कॉस्ट जो है हमारी IS-38 का मसला, रिसर्च एंड डेवलपमेंट फेज। ठीक है, फिर इसके अलावा दूसरा मसला हमारा क्या था सर? दूसरा मसला था, हो सकता है कि डेटा प्रोटेक्शन लॉज जो है आपने फुलफिल ना करे हो। सर इसके अलावा हमारा मसला था रेवेन्यू के कट ऑफ का मसला। ठीक है ना, ऑन ऑर्डर आपने रिकॉर्ड कर दिया हो, ऑन ऑर्डर रिकॉर्डिंग। फिर इसके अलावा एक और मसला क्या था सर? इम्पेयरमेंट का मसला था हमारा। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? सबको यहां तक चीजें समझ में आ रही हैं? यहां तक क्लियर है?
ठीक है। अब ये जितने भी इसके रिस्क की ड्राफ्टिंग थी वो मैंने ऑलरेडी करके रखी है ताकि हमारा टाइम भी सेव्ड हो। अब देखना ये है कि यार क्या रिस्क फैक्टर है, किस तरीके से उसकी ड्राफ्टिंग करनी है और किस तरीके से हमें चीज़ों को लिखना है और आगे क्या स्ट्रेटजी हमें फॉलो करनी है। यहाँ तक क्लियर है? सबको सॉल्यूशन दिख रहा है? ये मुझे कंफर्म करें, सबको सॉल्यूशन दिख रहा है? ठीक है, सबसे पहला रिस्क हमारा कौन-सा था? सर अगर आईटी सिस्टम के लिए एम्प्लॉइज़ को रिक्वायर्ड ट्रेनिंग अगर नहीं दे, तो ये बिज़नेस रिस्क में आएगा। सर अगर ट्रेनिंग ना दे और वो गलतियाँ करेंगे, गलतियों से जो बिज़नेस को नुकसान होगा, सर ये एक बिज़नेस रिस्क भी है, ठीक है? और साथ ही साथ ये ऑडिट रिस्क भी, अगर गलतियाँ करेंगे, तो फाइनेंशियल्स पर इम्पैक्ट आएगा। फाइनेंशियल्स में जो चीज़ रिकॉर्ड होनी चाहिए थी, वो रिकॉर्ड नहीं होगी, या जो चीज़ रिकॉर्ड होनी थी, वो गलत अमाउंट से रिकॉर्ड हो जाएगी, तो ये वन ऑफ द ऑडिट रिस्क भी होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ट्रेनिंग ना देने से जो बिज़नेस को नुकसान होगा वो अलग, दूसरा ऑडिट में नुकसान जो होगा वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्डिंग सही नहीं हुई होगी। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक आपको क्लियर हो गया वलीद सरवर? ठीक है, आगे इधर चलते हैं। अच्छा, एज़ इट इज़ अ फर्स्ट ईयर ऑडिट, सबसे पहले हमें काम क्या करना है सर? सबसे पहले हमें क्या लिखना है सर? सबसे पहले हमें लिखना है रिस्क फैक्टर। पहली चीज़ इम्पोर्टेंट क्या है? पहली चीज़ आपने लिखनी है, हर सवाल के अंदर सबसे पहली चीज़ आप लिखेंगे रिस्क फैक्टर। ठीक है, रिस्क फैक्टर सर क्या है? सर रिस्क फैक्टर, व्हाई इट इज़ द रिस्क, क्यों कह रहे हैं ये रिस्क है इधर? ठीक है ना? सबसे पहली चीज़ आपने क्या लिखनी है? सर रिस्क फैक्टर आपने बताना है कि भाई रिस्क फैक्टर है, क्यों आप कह रहे हैं कि ये रिस्क है, ठीक है ना? दूसरे नंबर पे आपने क्या बताना है? सर रिस्क बताना है कि भाई ये रिस्क है, ठीक है ना? लेट्स से इम्पेयरमेंट का रिस्क है, लेट्स से आपके रेवेन्यू रिकॉर्डिंग का मसला है, लेट्स से रिसर्च एंड डेवलपमेंट फेज़ वाला मसला है, रिस्क आपने बताना है। देन थर्ड नंबर पे आपने क्या बताना है? असर्शन। असर्शन आपने बतानी है। ये 3 चीज़ें हर रिस्क के अंदर लाज़मी होनी चाहिए कि भाई रिस्क आप क्यों कह रहे हैं कि इधर रिस्क है, ठीक है ना? दूसरी चीज़ रिस्क है क्या? और असर्शन क्या होगी? यहाँ तक बात क्लियर है? यहाँ तक सबको समझ में आ गया? तो सबसे पहली बात मैंने इधर क्या बताई? सर एज़ इट इज़ द फर्स्ट ईयर ऑडिट ऑफ एमएजी, सर ये बात क्या है? सर ये बात रिस्क फैक्टर है लीडिंग टू हाई इनहेरेंट रिस्क ड्यू टू अनफैमिलियरिटी विद क्लाइंट ऑपरेशंस। यहाँ तक बात समझ में आ रही है कि फर्स्ट ईयर ऑडिट है, आप फ़ैमिलियर नहीं होंगे क्लाइंट से, इधर एक इनहेरेंट रिस्क है कि आप उसको गलतियों को पकड़ नहीं सकेंगे, आपको क्लाइंट के ऑपरेशंस का नहीं पता, ठीक है ना? ये क्या हो गया? सर ये रिस्क फैक्टर हो गया, ठीक है? तो रिस्क क्या है इधर? देयर इज़ अ रिस्क that prior balances may be materially misstated, not correctly brought forward, and that accounting policy may not be consistently applied. यहाँ तक बात क्लियर है? सर मुझे बताइए असर्शन लेवल रिस्क है या फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल रिस्क है? असर्शन लेवल रिस्क है या फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल रिस्क होगा ये? ये ओवरऑल आपके पूरे फाइनेंशियल लेवल पे आएगा या असर्शन लेवल पे आएगा? सर फाइनेंशियल लेवल रिस्क है। तो बताया करें सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल रिस्क है। बच्चे क्या गलती करते हैं? सर बच्चे ये चीज़ बताना ही गँवारा नहीं समझते कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल का रिस्क है या असर्शन लेवल रिस्क है। अगर असर्शन लेवल रिस्क है तो असर्शन का नाम बताएँ। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल रिस्क है तो बताएँ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल का रिस्क है, ताकि पता चले चेकर को कि भाई इस बंदे को ऑडिट आता है। ये बात समझ में आ रही है? तो पहली चीज़ क्या हो गई सर? पहली चीज़ ये हो गई, फर्स्ट ईयर ऑडिट होगा तो आप क्लाइंट से फ़ैमिलियर नहीं हो, क्लाइंट के ऑपरेशन से फ़ैमिलियर नहीं हो। सर इसके कितने मार्क्स हो सकते हैं असर्शन बताने के? देखें रिस्क जब आप ड्राफ्ट कर रहे हैं ना, लेट्स से अगर वो 1 से 1 मार्क्स का है, 2 मार्क्स का है, अगर आप असर्शन नहीं लिख रहे ना, आप रिस्क का पर्पस पूरा नहीं कर रहे। ये बात समझ में आ रही है? रिस्क का पर्पस पूरा होना चाहिए, सामने वाले को पता होना चाहिए कि भाई ये चीज़ है। वो रिस्क ही जब तक अधूरा है, जब तक आप उसके असर्शन नहीं बता रहे। जब भी आपने अगर ऑडिट पर काम करा हो ना, तो लाज़मी होता है कि आप है ना रिस्क लिखो, देन आगे उसकी असर्शन आपने लाज़मी बतानी होती है। अगर आपने प्रैक्टिकल ऑडिट कभी करा हो, तो प्लानिंग वाले एरिया के अंदर आपने लाज़मी असर्शन बतानी होती है। बट IK सजेस्टेड आंसर डज़ नॉट स्पेसिफाई वेदर द रिस्क इज़ एफएस लेवल। सर यही तो मसला है। मैं बार-बार बच्चों को यही कहता हूँ, सजेस्टेड आंसर एक बना हुआ है जिसके अंदर पता चलता है कि भाई ये रिस्क है। लेकिन सजेस्टेड आंसर इज़ नॉट एन आइडियल आंसर। सजेस्टेड आंसर इज़ नॉट एन आइडियल आंसर। वन्स अगेन मैं कह रहा हूँ सजेस्टेड आंसर आइडियल आंसर नहीं होता। आपने बेस्ट पर जाना है, ठीक है ना? आइडियल आंसर अपना बनाना है। जो पार्टनर चेक कर रहा है वो ये चीज़ लाज़मी देखता है
कि भाई आप असर्शन लिख रहे हैं या फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल रिस्क लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं। यहां तक बात क्लियर है। तो ये चीज लाजमी आप लोग बताया करें कि भाई एफएस लेवल रिस्क है या असर्शन लेवल रिस्क है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। फर्स्ट ईयर ऑडिट वाला समझ में आ गया। अच्छा, अब एक और सवाल सर। सर हम बार बार क्वेश्चन करते हैं, दूसरे क्वेश्चन भी करते हैं, उसके अंदर फर्स्ट ईयर ऑडिट आता है। तो फर्स्ट ईयर ऑडिट के अंदर देखें, पूरा का पूरा एज इट इज आपने ये एज इट इज रिस्क ड्राफ्ट करते वक्त ये छाप देना है। सिर्फ चेंजेस क्या आएंगी सर, सिर्फ चेंजेस आएंगी। आपने क्या चेंज करना होगा, आपने चेंज करना होगा, बस नाम चेंज करना है, इधर एमएजी हटाकर आपने दूसरा नाम लिख देना है। ठीक है। तो चेंजेस क्या करनी होगी, जब आप दूसरा कोई अगर रिस्क का क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपने एज इट इज, अगर फर्स्ट ईयर ऑडिट है तो आपने एज इट इज यही छापना होगा। सिर्फ आपने चेंजेस क्या करनी है, फर्स्ट ईयर ऑडिट ऑफ वॉट एवर, जो भी कंपनी नेम है XYZ या वॉट एवर कंपनी नेम है, वो आपने लिखना है, ताकि पता चले कि आपने कंपनी के हिसाब से लिखा है, रट्टा मार के फौरन नहीं लिख दिया। मैंडेटरी इंफॉर्मेशन देखिए, तीन चीजें, रिस्क फैक्टर, दूसरी चीज रिस्क, एंड थर्ड चीज अजर्शन। अजर्शन या एफएस लेवल जो भी आपका रिस्क है वो आपने बताना होगा। तीन चीजें लाजमी लिखनी है। ठीक है। आगे चलते फॉरेन एक्सचेंज में। फॉरेन एक्सचेंज में हमारा रिस्क फैक्टर क्या है। रिस्क फैक्टर अच्छा मिलता कहां से, रिस्क फैक्टर आपको मिलता है सवाल से। सवाल से ही आपको रिस्क फैक्टर मिल जाता है। जैसे कि अगर मैं इधर देखूं कि भाई इधर लिखा हुआ है कि भाई प्लांट एंड ट्रीज आर परचेज रेडी फॉर सेल फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ स्पेशलिस्ट सप्लायर्स इन द यूके एंड सप्लायर्स इनवॉइस इन द पाउंड। ठीक है ना। तो यहीं से मैंने क्या बात उठाई, मैंने बोला एमएजी परचेज द प्लांट एंड ट्रीज फ्रॉम सप्लायर्स ऑफ यूके हु इनवॉइस देम इन पाउंड स्टर्लिंग। ठीक है। रिस्क फैक्टर आपने लिख लिया। ये भी बाइफर्केशन में कर रहा हूँ वलीद। इधर आप लोगों आपको क्लियर हो जाएगा कि हमारा रिस्क फैक्टर क्या है। ये हमारा रिस्क फैक्टर है जो येलो से हाईलाइट करा है हमने। ठीक है। सर कभी क्वेश्चन में कहता है वी आर अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर, तो इससे ये पता चलता है कि इनिशियल ऑडिट है। तो इस केस में भी ये वाला पॉइंट लिख सकते हैं। देखिए, वी आर अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर से आपको कंफर्म नहीं होगा कि भाई ये फर्स्ट ईयर ऑडिट है। हाँ, ये आप अजम्पशन के बेस पे लिख सकते हैं कि भाई मैं अज्यूम कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा आपने एक लाइन ऐड करनी पड़ेगी इधर कि भाई ये लाइन लिखी हुई है जिसकी वजह से आप ये अजम्पशन ले रहे हो कि ये फर्स्ट ईयर ऑडिट है। ठीक है ना। लेकिन इस लाइन से आप ये कंफर्म नहीं कह सकते कि भाई आप अपॉइंटेड हुए हो तो मतलब ये फर्स्ट ईयर ऑडिट होगा। ठीक है। अच्छा जी, फॉरेन एक्सचेंज में आते हैं। एमएजी परचेज द प्लांट एंड ट्रीज फ्रॉम सप्लायर्स ऑफ यूके हु इनवॉइस देम इन पाउंड स्टर्लिंग। ये हमारा क्या होगा सर, येलो से जो हाईलाइट है वो हमारा रिस्क फैक्टर है कि क्यों ये रिस्क है। ठीक है ना। तो पहले तो मैं बता रहा हूँ कि भाई वो जो आपकी जो भी इन्वॉइसेस वगैरह हो रही है वो किसके अंदर हो रही है सर, पाउंड के अंदर आपकी इन्वॉइसेस हो रही है। तो रिस्क क्या है अब इधर, रिस्क ये है कि सच ट्रांजेक्शन। अच्छा, इधर फॉरेन एक्सचेंज में तीन रिस्क है, एक रिस्क नहीं है। बच्चे अक्सर एक रेस लिख के गलती कर देते हैं। तीन रेस किधर है, तीन रेस मैंने कैसे निकाले सर, सबसे आसान सी चीज। आप पहले तो मुझे ये बताएं, IS-21 आपको क्या कहता है, IS-21 की रिक्वायरमेंट कोई मुझे बताएगा। IS-21 क्या कहता है आपको, जल्दी जल्दी बताएं, IS-21 क्या कहता है। मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी, मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी, खुल के बताएं। पेबल को ट्रांसलेट करना होता है ईयर एंड पे। ठीक है, पहला रिस्क तो ये कि हो सकता है कि मैनेजमेंट ने पेबल को ट्रांसलेट ना करा हो ईयर एंड पे, पहला रिस्क। दूसरी बात क्या कहता है, दूसरी बात भी कहता है, देखिए जो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है वहीं से आपको रिस्क मिलेंगे। मैं एक और चीज आप लोगों को सिखाना चाह रहा हूं कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है वही आपका रिस्क बन जाता है। रीट्रांसलेट मॉनिटरी, रीट्रांसलेट मॉनिटरी। ठीक है, वो तो हमने कर लिया ना कि क्लोजिंग पर जो भी हमारे मॉनिटरी एसेट्स होंगे, जैसे कि अकाउंट्स पेबल हो गए, अकाउंट रिसीवेबल हो गए, उसको ईयर एंड पे हमें क्लोजिंग रेट में कन्वर्ट करना होता है। दूसरी चीज क्या कहता है वो, दूसरी चीज क्या कहता है आप लोगों को, गेन लॉस ऑन फॉरेन एक्सचेंज में बी टेकन इन OCI इंस्टेड ऑफ, नहीं नहीं, ये बहुत ही दूर की हो जाएगा रिस्क। इसके अलावा ट्रांजेक्शन एट ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शंस एट ट्रांजेक्शन डेट एंड एवरेज। एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं, IS-21 को हम इधर खोल लेते हैं, IS-21। ठीक है, या IS+ की वेबसाइट से हम देख लेते हैं कि भाई IS-21 क्या कहता है। सर पहली बात तो वो कह रहा है इधर कि भाई फॉरेन करेंसी मॉनेटरी अमाउंट शुड बी रिपोर्टेड यूजिंग द क्लोजिंग रेट।
ठीक है। नॉन मॉनिटरी आइटम्स कैरीड एट हिस्टोरिकल कॉस्ट शुड बी रिपोर्टेड यूजिंग द एक्सचेंज रेट एट द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन। क्या कह रहा है? फॉरेन करेंसी मॉनिटरी अमाउंट शुड बी रिपोर्टेड यूजिंग द क्लोजिंग रेट। ठीक है। दूसरी बात आपको क्या कह रहा है? नॉन मॉनिटरी आइटम्स कैरीड एट हिस्टोरिकल कॉस्ट शुड बी रिपोर्टेड यूजिंग द एक्सचेंज रेट एट द डेट ऑफ transaction. Non-monetary items carried at fair value should be reported at the rate that existed when the fair values were determined. और एक और बात इधर कह रहा है, फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड इनिशियली एट द रेट ऑफ एक्सचेंज रेट एट द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन। इंपॉर्टेंट बात क्या? इंपॉर्टेंट बात इधर दो है। ठीक है। पहला मसला, a foreign currency transaction should be recorded initially at the rate of exchange rate at the date of transaction। तो पहला रिस्क इधर क्या मिल रहा है? हो सकता है एट द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, जब ट्रांजेक्शन हो रही है तो मैनेजमेंट ने गलत रेट ले लिया हो। ठीक है। पहला रिस्क क्या मिल रहा है कि जब ट्रांजेक्शन परचेजेस की हो रही है, तो परचेजेस की ट्रांजेक्शन में आप क्या रिकॉर्ड करते हैं सर? इन्वेंट्री डेबिट और पेबल क्रेडिट। जब इनिशियली ट्रांजेक्शन हो रही है तो इनिशियली ट्रांजेक्शन में जो फॉरेन एक्सचेंज रेट था वो आपने गलत रेट ले लिया हो, एसबीपी की वेबसाइट से ना लिया हो। यहां तक बात क्लियर है? पहला रिस्क क्या मिल रहा है सर? पहला रिस्क मिल रहा है ये। सर दूसरा रिस्क, फॉरेन करेंसी मॉनिटरी अमाउंट जो आपका पेबल है, अब वो क्लोजिंग डेट पे क्या होना चाहिए सर? क्लोजिंग डेट पे क्लोजिंग रेट जो आपका फॉरेन एक्सचेंज का होगा उसकी बेस पे आपने उसको रीवैल्यू करना है। तो रिस्क है कि मैनेजमेंट ने उसको क्लोजिंग रेट पर रीवैल्यू ना करा हो। यहां तक बात क्लियर है? तो दो रिस्क आपको स्ट्रेट मिल गए। यहां तक बात क्लियर है सबको? सबको यहां तक चीजें क्लियर है? जवाब दें, क्या हो गया? यहां तक क्लियर है? ठीक है। सर एक और रिस्क है, एक और रिस्क भी आते हैं हम। सर एक और रिस्क भी हो सकता है। एक और रिस्क क्या हो सकता है सर? एक और रिस्क ये हो सकता है कि लेट से आपने, नहीं नहीं नहीं, डिस्क्लोजर का नहीं, मैं अभी आता हूँ। सर ऐसा हो सकता है कि आपने लेट से कोई चीज परचेज करी $100 की। ठीक है। रेट लेट से 280 का चल रहा है। आपने उस वक्त इनिशियली, ठीक है ना, आपने इन्वेंट्री डेबिट करी। ठीक है। आपने इन्वेंट्री डेबिट करी $100 मल्टीप्लाई बाई 280। ठीक है। ये इन्वेंट्री डेबिट करी और आपने अकाउंट पेबल क्रेडिट कर दिया 28,000 से। ठीक है। यहां तक क्लियर है? अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि बाद में जब आपने पैसे दिए, पैसे देने की बारी आ गई, तो उस वक्त रेट आपका हो गया लेट से 290। आपने क्या करा? आपने बैंक को क्रेडिट करा। आपने $100 मल्टीप्लाई बाई 290। ठीक है। और आपने क्या करा? अकाउंट पेबल डेबिट कर दिया 29,000 से। ठीक है ना? इधर आपने गेन लॉस रिकॉर्ड ही नहीं करा। ये बात समझ में आ रही है? ये अक्सर गलती बुक कीपर्स करते हैं कि यार वो क्या करते हैं, गेन लॉस की रिकॉर्डिंग नहीं करते, डायरेक्ट अकाउंट पेबल में टोटल अमाउंट मार देते हैं। जबकि आइडियली रिकॉर्डिंग क्या होनी चाहिए थी? रिकॉर्डिंग होनी चाहिए थी 29,000 से इधर। ठीक है। आपका अकाउंट पेबल डेबिट होना चाहिए था आपका 28,000 से। ठीक है। और आपको पीएनएल में रिकॉर्ड करना था गेन लॉस, ये लॉस रिकॉर्ड करना था आपने। ये बात समझ में आ रही है सबको? समझ में आ रही है? जवाब दें। तो ये एक रिस्क है। तो कितने रिस्क हमें मिल गए सर? 3 रिस्क सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज से मिल गए। फॉरेन एक्सचेंज से 3 रिस्क कहां से निकाले सर? जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता था हमने उसी को रिस्क बना दिया। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें कहता था कि भाई आपने ट्रांजेक्शन रेट के वक्त जो ट्रांजेक्शन जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज होगा वो रेट आपने लेना है। हो सकता है कि आपने गलती से 280 की जगह 278 ले लिया। हो सकता है आपने गलती से 282 ले लिया। तो पहला रिस्क तो आपने ये उठा लिया। ठीक है। दूसरा रिस्क आपने उठाया कि हो सकता है कि मैनेजमेंट ने ये लॉस आप रिकॉर्ड ना कराओ। ठीक है। तीसरा रिस्क आपने ये उठाया कि आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता था कि भाई जो आपके मॉनिटरी एसेट्स है, अकाउंट रिसीवेबल और अकाउंट पेबल, आपने हो सकता है उसको क्लोजिंग रेट पर कन्वर्ट ना करा हो, क्लोजिंग रेट के फॉरेन एक्सचेंज पर। यहां तक बात सबको क्लियर है? तो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहता है वही रिस्क है। अगर बच्चे को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं पता तो वो रिस्क कभी भी ड्राफ्ट नहीं कर सकता। क्लियर है यहां तक? सर अगर इन्वेंट्री इंपेयरमेंट के लिए हम एक्सचेंज लॉस को लेस करके देखेंगे कि नहीं? सर अगर इन्वेंट्री इंपेयरमेंट के लिए, नहीं 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 नहीं, इन्वेंट्री इंपेयरमेंट देखिए, इन्वेंट्री अगर रिकॉर्डिंग हो रही है ना तो इन्वेंट्री आपका नॉन मॉनिटरी एसेट है और वो अपने रेट पर रहेगा जो हिस्टोरिकल है।
ये भी तो हो सकता है कि नॉन मॉनिटरी को रीवैल्यू कर दिया, लेकिन उसके चांसेस कम है, उसके इतने ज्यादा चांसेस नहीं है, ठीक है ना। इस चीज के चांसेस बहुत ज्यादा कम है कि यार देखिए वो चीज आपने रिस्क पिक करनी होती है जिसके चांसेस ज्यादा होते हैं। नॉर्मली ये वाली गलती हर कोई करता है बुक कीपर, ठीक है ना। ये वाली क्या होता है, जब आप जो क्लोजिंग के वक्त क्या होता है कि जब क्लोजिंग हो रही होती है तो अक्सर एडजस्टमेंट जो होती है डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट अक्सर नहीं करते, ठीक है। अक्सर ऐसा होता है कि यार आपने रिवैल्यू नहीं करा, ये आपको हर ऑडिट क्लाइंट पर मिलेंगी गलतियां ये वाली, ठीक है ना। और एक और मसला क्या होता है कि भाई ट्रांजेक्शन डेट पे जो आपने लिया हुआ एसबीबी की वेबसाइट से नहीं लियो, आपने कोई इधर उधर की वेबसाइट से ले लियो, ठीक है ना। तो ये वाली गलतियां नॉर्मल होती हैं, तो वो गलतियां लेनी है आपने, वो रिस्क लेने जो ऑब्वियस है, ठीक है ना। बहुत ज्यादा दूर तक जाके नहीं सोचना। यहां तक क्लियर है। तो बच्चे अक्सर पूछते हैं सर रिस्क की ड्राफ्टिंग कैसे करें। रिस्क की ड्राफ्टिंग के लिए आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का पता होना चाहिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पता होगा तो रिस्क की ड्राफ्टिंग आपके लिए करना आसान होगी। यहां तक बात क्लियर है। तो रिस्क क्या है सर, देयर इज अ रिस्क that such transaction may not be translated at exchange rate at the date of transaction or may be used incorrect exchange rate। यहां तक बात क्लियर है, सबको समझ में आ रही है। रिस्क समझ में आया, पहला वाला रिस्क समझ में आ रहा है सबको, कंफर्म करें मुझे, पहला रिस्क समझ में आया, ठीक है। रिस्क की कौन सी असर्शन हिट हो रही है, कोई बताएगा कौन सी असर्शन हिट होगी इससे। सर इससे असर्शन कौन सी हिट होगी, असर्शन बताएंगे। सर वैल्यूएशन की असर्शन हिट करेगी, वैल्यूएशन अकाउंट्स पेबल जो है वो गलत एंट्री से रिकॉर्ड हो जाएगा सर, इन्वेंट्री गलत से रिकॉर्ड हो जाएगी। इन्वेंट्री से जब परचेजेस रिकॉर्ड होगी तो उसकी एक्यूरेसी का भी मसला आएगा, ठीक है ना। तो दोनों रिस्क, इट इज द रिस्क ऑफ एक्यूरेसी एंड वैल्यूएशन असर्शन। क्लियर है यहां तक सबको। तो असर्शन लाजमी बतानी है, बच्चे अक्सर असर्शन गलत लिख देते हैं। तो पहली चीज, if rate wrong used then accuracy risk came right sir। accuracy and valuation दोनों अकाउंट्स पेबल साइड पे अगर बात करूं तो आपका वैल्यूएशन असर्शन कहते हैं, बैलेंस शीट पे जितनी भी चीजें होती है उसमें वैल्यूएशन कहेंगे, जो पीएनएल में जितनी चीजें होंगी उसको एक्यूरेसी में कहेंगे। आपकी इन्वेंट्री की वजह से, इन्वेंट्री अगर गलत अमाउंट से रिकॉर्ड हुई है तो आपकी परचेजेस भी गलत अमाउंट से रिकॉर्ड होगी, ठीक है ना। जब आप वो कर रहे होंगे ना पीएनएल में क्लोजिंग कैलकुलेट करते हैं, ओपनिंग देन आप वो परचेजेस लेते हैं, देन क्लोजिंग इन्वेंट्री लेते हैं, तो परचेजेस भी आपकी गलत अमाउंट से रिकॉर्ड हुई होगी। तो जो पीएनएल पर इफेक्ट आएगा वो एक्यूरेसी का रिस्क होगा, और जो आपकी बैलेंस शीट पे रिस्क होगा वो वैल्यूएशन वाला रिस्क होगा। देखिए एक्यूरेसी का रिस्क कैसे आएगा, देखिए पीएनएल जब आप बनाते हैं तो पीएनएल में कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालने के लिए आप क्या लेते हैं सर, ओपनिंग इन्वेंट्री, ठीक है, ओपनिंग इन्वेंट्री लेते हैं। देन इसके बाद आप क्या लेते हैं सर, परचेजेस लेते हैं, ठीक है। जब परचेजेस लेते हैं देन इसके बाद क्या लेते हैं सर, क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्या आपकी परचेजेस गलत अमाउंट से आएगी, ये वाली अमाउंट गलत होगी सर। इसके अलावा आपने जो क्लोजिंग अमाउंट ली है वो भी आपकी गलत होगी, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या गलत अमाउंट आएगी, कॉस्ट ऑफ सेल्स भी आपकी रॉन्ग होगी। तो इधर क्या मसला आएगा सर, कॉस्ट ऑफ सेल्स कौन सा आइटम है सर, पीएनएल का आइटम है। पीएनएल के आइटम में कौन सी अदर्शन होती है हमारी, अदर्शन कोई बताएगा मुझे पीएनएल की अदर्शन, कंप्लीटनेस, अकरेंस, एक्यूरेसी। समझ में आ रहा है सबको, सबको क्लियर है, सबको क्लियर हो रहा है। कट ऑफ का मसला नहीं है, अच्छा ये तो आदर्शन आप लोग बता रहे हैं, क्लासिफिकेशन ठीक है, कट ऑफ बहुत अच्छे, ठीक है, सबको क्लियर है, आदर्शन रिवाइज हो गई सबकी। अच्छा जी, दूसरी चीज, ऑल्सो देयर इज अ रिस्क दैट रियलाइज गेन लॉस में नॉट बी एक्यूरेटली रिकॉर्डेड, जो अभी हमने बात करी, सबको समझ में आ रही है ये वाली बात। इट इज अ रिस्क ऑफ एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस असर्शन। हो सकता है कि रिकॉर्ड कराओ लेकिन गलत अमाउंट से रिकॉर्ड कर दिया, लेकिन हो सकता है कि रिकॉर्ड ही ना कराओ गेन लॉस को, तो कंप्लीटनेस की असर्शन हिट करेगी। हो सकता है रिकॉर्ड कराओ लेकिन गलत अमाउंट से रिकॉर्ड कर दिया हो, तो एक्यूरेसी की असर्शन हिट करेगी। देखिए थोड़ा सा आपको उसको अमेंड करना पड़ेगा, ठीक है ना। वाई का जवाब आपने बिल्कुल देना है, ठीक है ना। आपने इधर एक ये लिखना है कि भाई लेट से जो आपके क्वेश्चन के अंदर चीजें लिखी हुई है उसको वहां से निकालना है, ठीक है। कि भाई आपकी पाउंड में इन्वॉइसेस हो रही हैं जिसकी वजह से ये रिस्क हो सकते हैं, ठीक है। पहले आपने बताना है कि भाई लेट से ये रिस्क है, ये रिस्क फैक्टर है, इस वजह से मैं ये बात कह रहा हूं। ये रिस्क मैं बता रहा हूं तो क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपकी जो जितनी भी इन्वॉइसेस हो रही है
वो आपकी पाउंड के अंदर हो रही है, तो उसकी वजह से ये रिस्क आ सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा जी, एक और रिस्क, moreover there is also a risk that the outstanding liability may not be translated at the closing exchange rate at the date of reporting date. It is a risk of valuation assertion. सबको समझ में आ रहा है? देखिए, अब एक और चीज मैं बता दूं, देखिए फॉरेन एक्सचेंज का जब भी सवाल में आपको रिस्क आए, तो आपने करना क्या होगा सर? ये पूरे 3 पॉइंट्स एज इट इज आपने छापने हैं। करना क्या होगा सर? सिर्फ रिस्क फैक्टर चेंज करना है। इधर भी क्या करना है सर? फर्स्ट ईयर का ऑडिट है, सिर्फ आपने ये चीज चेंज कर देनी है। ठीक है ना? जो चीज चेंजिंग वाली है वो भी ना येलो से हाईलाइट करिए, बाकी पूरा एज इट इज चेंज रहेगा। तो अक्सर बच्चे सर कंफ्यूज होते हैं कि सर हम रिस्क में क्या लिखें, हम रिस्क हमारे से पिक नहीं होता, किस तरीके से लिखें। तो देखिए, फॉर्मेट आपने एक ही लेकर चलना है, आपने अलग अलग फॉर्मेट लेकर नहीं चले। ये मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा ये वाली फाइल। जो भी सवाल करें, जो भी रिस्क का सवाल करें, यही फॉर्मेट फॉलो करें, यही चीजें करें, सिर्फ रिस्क फैक्टर चेंज करें, बाकी चीजें सेम लिखें। बिल्कुल ऐसा ही है सर। लास्ट वाला आईके बहुत सारी चीजें मिस करता है। सजेस्टेड आंसर के अंदर बहुत सारी चीजें मिस होती है। सजेस्टेड आंसर में बार बार यही कहता हूँ कि सजेस्टेड आंसर को अपना आइडियल ना बनाया करें। अक्सर बच्चे ये गलती करते हैं, सजेस्टेड आंसर को आइडियल बनाते हैं और उसी की बेस पे फेल हो जाते हैं बच्चे। ठीक है, तो आइडियल क्या होना चाहिए वो आपके सामने है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यहां तक सबको क्लियर है? मुझे ये बताएं कि अगर इस तरीके से आप लोग रिस्क ड्राफ्ट करेंगे, सामने वाले को आपके रिस्क की समझ में आएगी, तो मुझे बताएं कि कोई एग्जामिनर ऐसा हो सकता है जो रिस्क के क्वेश्चन के आप लोगों को मार्क्स ना दे। सर ये प्रैक्टिस के लिए ये चीज सामने रखें, जो जो दूसरे जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं ना, फॉरेन एक्सचेंज का रिस्क मिले, यही 3 पॉइंट आपने एज इट इज लिखने हैं। सिर्फ आपने चेंज क्या करना होगा सर? आपने चेंज करना होगा सिर्फ और सिर्फ रिस्क फैक्टर। ठीक है, देखिए जो हाईलाइट मैंने करे हुए येलो से, वो सिर्फ आपने चेंज करना है। ग्रीन मैंने सिर्फ हाईलाइट ये इसलिए करा है कि आपको, आप लोगों को आदर्शन का पता चले कि ये आदर्शन है। ठीक है, ग्रीन वाले को चेंज नहीं करना है, सिर्फ चेंज क्या होगा? सिर्फ ये वाला पॉइंट चेंज हो रहा होगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। आपका फॉरेन एक्सचेंज का जब भी रिस्क आएगा, सिर्फ पहली लाइन आपने चेंज करनी है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। इधर अगर जब भी रिस्क आएगा फर्स्ट ईयर ऑडिट का, सिर्फ एमएजी को चेंज करके कंपनी नेम चेंज कर देना, बाकी पूरा रिस्क सेम रहेगा। का फर्क ड्राफ्टिंग से दोबारा समझा दें प्लीज। इसको हम आगे और चीजें देख रहे हैं, और चीजें देख रहे हैं, इंशाल्लाह वहां भी चीजें कवर हो जाएंगी। बट फॉर पास पेपर व्हाट वी डू सर, इस पास पेपर सॉल्यूशन विल बी अवेलेबल इन दिस फॉर्मेट सर। देखें, जो मैं पास पेपर आपको लाइव सेशन में करवा रहा हूँ, वो आपको सारे मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, और जितने भी पास पेपर्स आप लोग करेंगे, आप लोगों को इसी फॉर्मेट में आंसर करना है। आपने सिंपल रिस्क फैक्टर यहीं से लिखना है। देखिए, मेजोरिटी आपको क्या मिलेगा सर? मेजोरिटी आपको रिस्क फैक्टर यही वाले रिस्क मिल रहे होंगे, और उसके अंदर आपने यही फॉलो करना है। दूसरे जो रिस्क होंगे वो आप लोग लिखेंगे और मुझसे चेक करवाएंगे, मैं आपको चेक करके बताऊंगा कि भाई आप लोगों ने सही लिखा है या नहीं लिखा। ठीक है, वो तो आप लोग मुझसे चेक करवाएंगे ना, जितने भी होमवर्क आप लोग करेंगे, तो वो आप लोग मुझसे चेक करवाएंगे। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, वो सारे चेक होंगे। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। देखें, जो मैंने चीज आप लोगों को दी है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। यही चीजें रहेंगी, बस आपने क्या करना क्या है, ये जो येलो से हाईलाइट है वो चेंज हो जाएगा। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। ठीक है, और इसको हम पाइल अप करते रहेंगे, जितने भी आगे क्वेश्चंस करेंगे उसको एक जगह सारे रिस्क को हम कंपाइल कर देंगे। अभी सिर्फ हमारी प्रैक्टिस सिर्फ और सिर्फ रिस्क की होगी प्योरली। अभी हम प्रोसीजर्स की तरफ नहीं जाएंगे जब तक हम रिस्क पे एक अच्छी प्रैक्टिस ना कर लें। ठीक है, यहां तक क्लियर है सब बच्चों को? आगे चले, आगे भी चीजें करनी है। 1 घंटा तो हमारा हो गया है, आगे भी हमें हमारे बहुत सारे रिस्क हैं। जल्दी जल्दी आए। सही है, कैश सेल्स। कैश सेल्स में आते हैं, एमएजीज बिजनेस इज कैश बेस्ड रिटेल बिजनेस। पहली चीज मैंने क्या बताया सर? रिस्क फैक्टर कहाँ से उठाया सर? रिस्क फैक्टर मुझे क्वेश्चन से मिला कि भाई ये रिटेल बिजनेस काम करते हैं, कैश बेस पे काम कर रहे हैं, तो क्या रिस्क है सर? देयर इज अ रिस्क ऑफ फ्रॉड। किस लेवल पे रिस्क है सर? मैनेजमेंट लेवल रिस्क है या एम्प्लॉय लेवल का रिस्क है? कोई बताएगा मुझे? फ्रॉड तो किसी ने लेक्चर देखा था मेरा, मैंने बात करी थी एम्प्लॉय लेवल और मैनेजमेंट लेवल पर। कोई मुझे बताएगा ये किसी ने फ्रॉड का मेरा रिस्क देख, मेरा लेक्चर देखा था किसी ने? आपने देखा था फ्रॉड का, तो उसके अंदर हमने बात करी थी एम्प्लॉय लेवल रिस्क और मैनेजमेंट लेवल रिस्क। तो ये किस लेवल पे रिस्क हो सकता है? क्या मैनेजमेंट कभी चोरी करेगी कैश बेस की?
सर मैनेजमेंट लेवल का रिस्क नहीं होगा, मैनेजमेंट लेवल का ये रिस्क नहीं होगा, ये एम्प्लॉय लेवल का रिस्क होगा। सर एम्प्लॉय लेवल का क्यों रिस्क होगा? जो कैश में डीलिंग कर रहा है, जो रेवेन्यू, जो सेल्स कर रहा है, कैश सेल्स, सर वो लोग क्या करेंगे सर? अपनी जेब में पैसे डाल देंगे और रेवेन्यू को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो ये एम्प्लॉय लेवल रिस्क है। एम्प्लॉय लेवल रिस्क कम रिस्क होता है एज कंपेयर टू मैनेजमेंट लेवल रिस्क। सर मैनेजमेंट तो ओवरहेड, मैनेजमेंट में आते कौन लोग हैं सर? मैनेजमेंट में कौन लोग आएगा सर? मैनेजमेंट में आपके सीईओ, सीओओ, सर इस टाइप के लोग आते हैं मैनेजमेंट के अंदर। हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स आते हैं। सर हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऐसी छोटी मोटी चोरियों के अंदर नहीं जाएगा, वो जाएगा तो कोई बड़ी चोरी करेगा। ये छोटी मोटी चोरी से उसका घर नहीं चलने वाला। ये बात समझ में आ रही है? सर ये कौन लोग, अगर मैं बात करूं सर, जो अक्सर ऐदी वाले और ये जो आपने देखा होगा गाड़ियां डोनेशन मांगने आते हैं, सर उसमें कैश में ट्रांजेक्शन होती है, आप उसको कैश में डोनेशन देते हो, तो वो कौन चोरी करेगा? ये कैश वाले जो आप डोनेशन दे रहे हो, सर वो जो गाड़ी चलाने वाला इस टाइप के जो एम्प्लॉयज होते हैं वो चोरी करेंगे। ये बात समझ में आ रही है? मैनेजमेंट लेवल पे थोड़ी चोरी होगी। क्लियर है यहां तक सबको? यहां तक सबको क्लियर है? ओके, तो आगे चलते हैं। विदाउट सम ट्रांजेक्शन बीन रिकॉर्डेड रिजल्टिंग इन अंडर स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू, जो कि हमने पहले भी बात करी थी कि अंडर स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू का रिस्क आएगा। रिस्क कौन सा है? कंप्लीटनेस असर्शन का रिस्क है। कौन सा रिस्क है? दोबारा रिपीट करें, कंप्लीटनेस असर्शन का रिस्क है। असर्शन का पता होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पता होना चाहिए कि अंडर स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू होगी या फिर ओवर स्टेटमेंट होगी। अंडर स्टेटमेंट होगी तो कंप्लीटनेस का रिस्क है, अकरेंस का रिस्क है, ये पता होना बहुत जरूरी है। कंप्लीटनेस असर्शन पे किसी को कोई मसला तो नहीं है? किसी का कोई कंफ्यूजन? आगे चले। इन्वेंट्री पेरिशेबल इन नेचर, ये वाला रिस्क एक मैंने आप लोगों को बताना भूल गया। खैर, इन्वेंट्री पेरिशेबल इन नेचर, सर ट्रीज एंड प्लांट्स का आप बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है ना? ट्रीज एंड प्लांट्स का आप बिजनेस कर रहे हैं। ट्रीज एंड प्लांट्स क्या पेरिशेबल हैं? मुझे कंफर्म करें, क्या ट्रीज एंड प्लांट्स पेरिशेबल हैं? ट्रीज, प्लांट्स, पेस्टिसाइड्स क्या खराब हो सकते हैं? ट्रीज एंड प्लांट्स कोई ना कोई वो लग सकता है कि भाई वो मुरझा जाए, वो खत्म हो जाए, तो पेरिशेबल है नहीं है, ठीक है ना? तो पहला, एमएजी इज इंगेज इन सप्लाइंग कस्टमर्स विद ट्रीज एंड प्लांट्स विच आर पेरिशेबल इन नेचर। सर ये वाली बात, पेरिशेबल इन नेचर वाली बात, क्या उसमें लिखी हुई थी क्वेश्चन के अंदर? सर क्वेश्चन में नहीं लिखी हुई थी, लेकिन ये बात मैंने खुद से पिक करी, ठीक है ना? मैंने सिर्फ क्वेश्चन से क्या बात निकाली? सर दे आर इंगेज इन सप्लाइंग कस्टमर विद ट्रीज एंड प्लांट्स विच आर पेरिशेबल इन नेचर। देखिए अब मैंने क्या बताया कि भाई क्यों ये रिस्क मैं बता रहा हूं। अब मैं रिस्क बताने अब जाऊंगा। रिस्क क्या है इधर? देयर इज अ रिस्क that some of the trees and plants may have been perished and the company may not have such may not have recorded such perish inventory at lower of cost or NRV। देखिए, ट्रीज एंड प्लांट्स का पेरिश होना इज अ बिजनेस रिस्क, ठीक है ना? ये ऑडिटर का कंसर्न नहीं है कि पेरिश हो जाए, जो भी हो जाए, इन्वेंट्री बर्बाद हो जाए, कुछ भी हो जाए, ये ऑडिटर का मसला नहीं है। ऑडिटर को इससे फर्क नहीं पड़ता। ऑडिटर को सिर्फ इससे फर्क पड़ेगा क्या आपने लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी पे रिकॉर्ड करा है या नहीं करा। ऑडिटर का सिर्फ कंसर्न क्या होता है कि आपने स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट्स मीट करी है या नहीं करी। ऑडिटर का सिर्फ कंसर्न इतना है। अब बात समझ में आ रही है बिजनेस रिस्क और ऑडिट रिस्क की? बात समझ में आ रही है? पेरिश, अगर पेरिश हो गई इन्वेंट्री, नुकसान किसको होगा सर? बिजनेस को होगा। बिजनेस के प्रॉफिट पे हिट आएगी, तो उसका नुकसान है, बिजनेस रिस्क है, ठीक है? लेकिन ऑडिट का रिस्क क्या है सर? ऑडिट का रिस्क है कि आपने लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी पे रिकॉर्डिंग करी है या नहीं करी। सर ये जो विच इज पेरिशेबल इन नेचर लिखा है, ये वाई इट इज अ रिस्क है। देखिए अगर तो आपकी इन्वेंट्री पेरिशेबल है, ठीक है ना, और वो पेरिश्ड हो जाती है, अगर कोई इन्वेंट्री खराब हो जाती है, आपके ट्रीज एंड प्लांट्स खराब हो जाते हैं, क्या वो आपकी सेलिंग प्राइस पर बिकेगी? ठीक है ना? कॉस्ट से ऊपर आप बेचते हैं ना। लेट से अगर एक चीज है आपकी, उसकी कॉस्ट है 100 रुपए की, ठीक है ना, आप उसको 120 की बेचेंगे या 110 की बेचेंगे या 105 की बेचेंगे, कोई ना कोई प्रॉफिट बना के बेचेंगे। लेकिन अगर ये चीज खराब हो गई, अगर ये चीज खराब हो गई, तो क्या ये 100 रुपए की बिकेगी? 100 रुपए की भी नहीं बिकेगी। ये कैसे बिकेगी सर? हो सकता है 50 रुपए की बिके, हो सकता है 10 रुपए की बिके, हो सकता है कोई वैल्यू इसकी ना मिले, ठीक है ना? जब कोई वैल्यू नहीं मिलेगी तो आपको क्या करना है सर? आपको उसको जीरो पे रिकॉर्डिंग करनी है, उसको एक्सपेंस आउट कर देना है। यहां तक बात क्लियर है? समझ में आ रहा है अब कि ऑडिट रिस्क क्या है, बिजनेस रिस्क क्या है? ये क्लियर हो गया आप लोगों को कि यार बिजनेस रिस्क क्या है? पेरिशेबल इन नेचर जो है ये बिजनेस रिस्क है कि अगर इन्वेंट्री खराब हो गई तो बिजनेस को नुकसान होगा। लेकिन
स्टैंडर्ड के हिसाब से रिकॉर्डिंग नहीं हुई, इससे ऑडिट रिस्क बनेगा। क्लियर है सबको? बहुत अच्छे। अच्छा जी, अब दूसरा जो हमने बात करी थी, अकाउंटिंग आइदर इन IS2 और IS41, MAG परचेजेस द लाइफ प्लांट्स एंड ट्रीज रेडी फॉर सेल। अब देखें, इधर मैं अज्यूम कर रहा हूं, इट मे बी अज्यूम, जहां अजम्पशन ले रहा हूं उसको लिख दो सॉल्यूशन के अंदर। बच्चे नहीं लिखते भाई, एग्जामिनर को बताओ कि भाई ये चीज मैं अजम्पशन की बेस पे ले रहा हूं, ये चीज कहीं सवाल में इतनी क्लियरली मेंशन नहीं है। इट मे बी अज्यूम दैट MAG इज नॉट इंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। ठीक है ना, ये मैं अज्यूम कर रहा हूं, हो सकता है कि वो रेडी फॉर सेल वाली चीजें परचेज करके उसमें कुछ एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करता हो, मुझे तो नहीं पता ना, क्वेश्चन में क्लियरली बताया नहीं है कि वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी नहीं करा, तो मैंने इधर क्या लिख दिया, it may be assumed that MAG is not engaged in agricultural activity. Therefore, such live plants and trees should be accounted for as per IS2। ठीक है, रिस्क फैक्टर समझ में आ रहा है अब? As this will lead to overstating and understating of revenue। जी, ये भी हो सकता है, ठीक है ना, पेरिशेबल इन नेचर है इस बिजनेस रिस्क, बट इट कैन बी ऑडिटेड एज दिस विल लीड टू ओवर स्टेटिंग एंड अंडरस्टेटिंग ऑफ रेवेन्यू। देखिए, इसके चांसेस बहुत कम है, मैंने पहले भी ये चीज बोली कि रिस्क वो पिक करना है जो ऑब्वियस हो। ठीक है ना, ऑब्वियस रिस्क क्या है कि अगर पेरिशेबल इन नेचर अगर आपका बिजनेस है, ठीक है ना, पेरिशेबल इन नेचर अगर आपके पास इन्वेंट्री है, तो उससे डायरेक्ट रिस्क आपके ऊपर क्या आ रहा है सर, NRV और लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV वाला रिस्क आ रहा है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि यार आपकी अगर इन्वेंट्री बर्बाद हो गई, तो जाहिर है अगर इन्वेंट्री बर्बाद होगी, अच्छा खासा लॉसेस रिकॉर्ड होंगे, तो आप अपने प्रॉफिट को ओवरस्टेट करने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन ये बहुत दूर की है। आपने पहले क्या पिक करना है सर, जो ऑब्वियस रिस्क है वो आपने पिक करना है। यहां तक क्लियर है? यहाँ ये वाली बात समझ में आई सबको? MAG परचेजेस लाइफ प्लांट्स एंड ट्रीज रेडी फॉर सेल, मैंने अजम्पशन जो थी ली थी वो मेंशन कर दी, ठीक है, और मैंने इसको बता दिया कि भाई इसको IS2 के हिसाब से रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। रिस्क क्या है, such life plants and trees may be recorded at fair value less cost to sell as per IS47 biological asset rather than lower of cost or NRV as per IS2। रिस्क क्या, इट इज अ रिस्क ऑफ क्लासिफिकेशन एंड वैल्यूएशन अदर्शन। पहला मसला क्या आएगा सर, आपकी क्लासिफिकेशन चेंज हो जाएगी, आप IS2 के हिसाब से नहीं रिकॉर्डिंग नहीं करोगे, IS41 के हिसाब से बायोलॉजिकल एसेट्स के अंदर रिकॉर्डिंग करोगे, क्लासिफिकेशन का मसला आएगा। दूसरा मसला क्या आएगा सर, वैल्यूएशन का मसला आएगा, क्योंकि आप उसको फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे रिकॉर्ड करोगे, आप उसको लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV पे रिकॉर्ड नहीं करोगे, तो आपकी वैल्यूएशन अदर्शन का भी मसला आएगा। यहां तक क्लियर है सबको? आगे चलें, किसी को इधर तक कोई मसला? इधर तक किसी को कोई मसला है तो वो पूछ ले, अभी क्वेश्चन कर ले जल्दी से। सब क्लियर है तो मुझे कंफर्म कर दें। ठीक है, हायरिंग ऑफ टेम्पररी स्टाफ। अब टेम्पररी स्टाफ में चीजें समझिएगा, लार्ज नंबर ऑफ टेम्पररी स्टाफ आर एम्प्लॉयड बिटवीन अप्रैल एंड सितंबर ड्यू टू इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ सेल्स। अच्छा, अब इधर भी रिस्क है, इधर भी दो रिस्क है। पहला रिस्क क्या है सर, पहला रिस्क है कि हो सकता है कि ह्यूमन एरर हो, failure to understand and apply internal control procedure, this may lead to an increased risk of financial statement। देखिए, जब भी टेम्पररी स्टाफ आता है तो उसको आपके इन्वायरमेंट का नहीं पता होता, आपको नहीं पता होता कि भाई क्या प्रोसीजर होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से काम होना चाहिए, तो उनको चीजों की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। जब अंडरस्टैंडिंग उनको नहीं होगी तो सर ह्यूमन एरर्स के चांसेस ज्यादा होंगे, क्योंकि उनको नहीं पता कि इंटरनल कंट्रोल की क्या प्रोसीजर हैं, क्या चीजें फॉलो करनी है, क्या चीजें नहीं करनी, तो हो सकता है कि सर इसकी एरर्स की वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर इफेक्ट आए। तो ये कौन सा रिस्क होगा सर, ये FS लेवल रिस्क होगा या आदर्शन लेवल रिस्क है? सर ये FS लेवल रिस्क होगा या आदर्शन लेवल रिस्क है? कोई बताएगा? FS लेवल रिस्क होगा या आदर्शन लेवल? सर FS लेवल रिस्क होगा। बाकी बच्चे किधर गए? देयर इज अ रिस्क दैट टैक्सेस ऑन। अच्छा, एक और मसला, टेम्परेरी स्टाफ होता है ना, अक्सर वो उनको आप है ना कैश में सैलरी दे रहे होते हो, ये थोड़ा दूर का रिस्क है। अगर ये वाला आपने पिक नहीं भी करा तो मसला नहीं है, ये मैंने लिख दिया है, ठीक है ना, ये मैंने लिख दिया है, लेकिन ये थोड़ा दूर का रिस्क है, ये इतना ज्यादा ऑब्वियस रिस्क नहीं है, ठीक है, ये मैंने लिख दिया है। देयर इज अ रिस्क दैट टैक्सेस ऑन टेम्परेरी स्टाफ सैलरीज विल नॉट बी डिडक्टेड एंड पेड टू गवर्नमेंट टैक्स authorities which may lead to non compliance of laws resulting in penalties and the management may not have recorded the provision or disclosed in contingent liability। देखिए, नॉन कंप्लायंस करना इज अ बिजनेस रिस्क, ठीक है ना, नॉन कंप्लायंस से आपके ऑडिट रिस्क नहीं है। ऑडिट रिस्क क्या होगा कि नॉन कंप्लायंस की वजह से पेनल्टी आएगी और पेनल्टी की वजह से आपके ऊपर
कंटिंजेंट लायबिलिटी और प्रोविजन की रिकॉर्डिंग आ सकती है। हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्टेंस रिस्क एंड ऑब्वियस रिस्क। देखिए ऑब्वियस रिस्क वो होगा जो आपको क्लियरली पता चल रहा है, जैसे टेम्पररी स्टाफ है तो यार ह्यूमन एरर के चांसेस इजीली हो सकते हैं, ठीक है। अब सवाल में ये चीज इतनी ज्यादा मेंशन नहीं है कि टेम्पररी स्टाफ के ऊपर गवर्नमेंट टैक्सेस है, कैश कैश बेसिस में आप सैलरीज दे रहे हैं, तो ये चीज सवाल में मेंशन नहीं है। अब मैं बहुत दूर से जाके लेके आ रहा हूँ कि भाई हो सकता है कि टेम्पररी स्टाफ की सैलरीज कैश वगैरह में पे हो रही हो जिसके ऊपर टैक्सेस की डिडक्शन ना हो रही हो, ठीक है। सर्विस प्रोवाइडर जेपीओ के बैंक से होनी चाहिए बाय लॉ, ठीक है। मैं करके लिख दे, ठीक है। यहां तक क्लियर है? यहां तक सबको क्लियर है? आगे चलें। बिल्डिंग वर्क के बारे में, बिल्डिंग वर्क का क्या था सर? द बिल्डिंग वर्क कमेंस्ड इन जुलाई 2023 एंड इज ऑन गोइंग। देयर इज अ रिस्क दैट कैपिटल एक्सपेंडिचर हैज बीन एक्सपेंस्ड आउट और रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर हैज बीन कैपिटलाइज्ड। इट इज अ रिस्क ऑफ क्लासिफिकेशन अदर्शन। यहां तक क्लियर है? देखिए अदर्शन साथ साथ पढ़ रहे हैं, अदर्शन का क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए इधर आपने पहले बताया कि भाई बिल्डिंग वर्क चल रहा है, ठीक है। बिल्डिंग वर्क आपने बताया कि भाई बिल्डिंग वर्क चल रहा है, फिर आपने बताया कि हो सकता है कि यार बिल्डिंग वर्क जो चल रहा है उसकी जो पेमेंट्स वगैरह हो रही है, हो सकता है जो कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है वो आपने एक्सपेंस आउट कर दिया हो और रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर है वो आपने कैपिटलाइज कर दिया हो। आपने पहले स्टार्टिंग जो करेंगे ना, स्टार्टिंग वो आपने बताना है कि भाई बिल्डिंग वर्क आपका कमेंस आपका स्टार्ट हो रहा है, बिल्डिंग वर्क के से रिलेटेड पेमेंट्स वगैरह हो रही है। जैसे सब्जेक्टिविटी है अमंग नेचर ऑफ एक्सपेंसेस, इसको और क्लियर करके आप लिख सकते हैं कि भाई सब्जेक्टिविटी इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है ना, इसको लिख सकते हैं आप, ठीक है। यहां तक क्लियर है सबको? आगे बढ़े। अच्छा एक और रिस्क, देयर इज ऑल्सो अ रिस्क दैट डेप्रिसिएशन मे हैव बीन चार्ज व्हाइल एसेट्स आर अंडर कंस्ट्रक्शन। ये भी एक रिस्क है। देयर इज ऑल्सो अ रिस्क दैट डेप्रिसिएशन मे हैव बीन चार्ज व्हाइल एसेट्स आर अंडर कंस्ट्रक्शन। इट इज अ रिस्क ऑफ अकरेंस असर्शन। क्लियर है यहां तक? यहां तक सबको क्लियर है? सर अकरेंस ऐसे कि डेप्रिसिएशन अकर हुआ ही नहीं है, डेप्रिसिएशन अकर अकर हुआ ही नहीं है और आपने डेप्रिसिएशन को चार्ज कर दिया। इसमें दो रिस्क आएंगे, एक अकरेंस रिस्क भी आएगा अगर मैं पीएनएल साइड से सोचूं, एंड वैल्यूएशन रिस्क अगर मैं बैलेंस शीट साइड से सोचूं। यहां तक क्लियर है सबको? यहां तक सबको क्लियर है? आगे चले। लोन ऑब्टेन फॉर बिल्डिंग वर्क, कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोविंग कॉस्ट। एक्यूरेसी ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं हो, देखिए एक्यूरेसी जब होगी कि आपने डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करा और गलत अमाउंट से करा। इधर तो रिकॉर्ड होना ही नहीं चाहिए था। अगर तो अंडर कंस्ट्रक्शन है, अगर तो यूज में एक एसेट आया ही नहीं है और आपने डेप्रिसिएशन की रिकॉर्डिंग कर दी है, तो मतलब वो डेप्रिसिएशन अगर अभी हुआ ही नहीं है और आपने उसको रिकॉर्ड कर दिया है, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है? एक्यूरेसी का मसला जब आएगा कि रिकॉर्ड होना चाहिए था लेकिन गलत अमाउंट से रिकॉर्ड कर दिया, 10 के बजाय आपने 11 से कर दिया, 10 के बजाय आपने 8 रुपए से कर दिया, तो ये एक्यूरेसी का मसला है। क्लियर है यहां तक? अच्छा जी, लोन ऑब्टेन फॉर बिल्डिंग वर्क, कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोविंग कॉस्ट। द लोन वाज ऑब्टेन फॉर द पर्पस ऑफ बिल्डिंग वर्क, कैपिटल एक्सपेंडिचर, देयरफॉर द फाइनेंस कॉस्ट डायरेक्टली अट्रिब्यूटेबल टू द बिल्डिंग वर्क शुड बी कैपिटलाइज्ड, ठीक है। इधर आपने बात लिखी कि भाई फाइनेंस कॉस्ट क्या होनी चाहिए सर? डायरेक्टली जो अट्रिब्यूटेबल है बिल्डिंग वर्क से रिलेटेड वो क्या होनी चाहिए? कैपिटलाइज होनी चाहिए। देयर इज अ रिस्क दैट मैनेजमेंट विल नॉट हैव कैपिटलाइज द फाइनेंस कॉस्ट, इट इज अ रिस्क ऑफ क्लासिफिकेशन अदर्शन। या तो आप उसको पीएनएल में क्या करोगे सर? पीएनएल में एक्सपेंस आउट करोगे, या तो क्या करोगे सर? कैपिटलाइजेशन करोगे बैलेंस शीट में। तो मसला क्या आएगा सर? कैपिटल क्लासिफिकेशन का मसला आएगा। क्लियर है यहां तक? आगे चलें। सबको क्लियर है यहां तक? जल्दी जल्दी कंफर्म करें। सबको क्लियर है तो आगे चलते हैं, ठीक है। एग्जिस्टिंग लोन हैव स्ट्रिक्ट कोवेनेंट्स। द एग्जिस्टिंग लोन हैज स्ट्रिक्ट कोवेनेंट्स। There is a risk that existing loan covenants may have been breached and the loan may become repayable immediately, but management may have still classified the loan in long term liability. देखिए लोन covenants का स्ट्रिक्ट होना मसला नहीं है, लोन covenants का ब्रीच होना मसला नहीं है। लोन covenants का ब्रीच होना इज अ बिजनेस रिस्क, ठीक है ना, जिससे कंपनी को क्या करना पड़ेगा? फौरन लोन रीपे करना पड़ेगा, ये बिजनेस रिस्क है। ऑडिट रिस्क क्या है? ऑडिट रिस्क ये कि आपने गलती से लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में रिकॉर्ड कर दिया जबकि उसको क्लासिफाई कहाँ होना चाहिए?
सर उसको क्लासिफाई करंट लायबिलिटी में होना चाहिए। ये बात समझ में आई सबको कि मसला क्या है इधर? सबको मसला समझ में आया इधर मसला क्या है? मुझे क्लियर करें, मसला समझ में आ रहा है कि भाई ऑडिट रिस्क क्या है, बिजनेस रिस्क समझ में आया सबको? अच्छा, वलीद का क्वेश्चन है, रिस्क ऑफ यूज ऑफ लोन रेट इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट रेट भी हो सकता है। लेकिन अगर तो क्वेश्चन थोड़ा बताता ना इस बारे में तो हम ये भी लिखते, ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चन ने इस बारे में इतना ज्यादा वो करा नहीं है, हमें स्पेसिफाई नहीं करा कि यार इधर कोई इम्प्लिसिट वो रेट हमारा डिफरेंस आ रहा हो, तो वो चीज हम उस पर इतना ज्यादा जाएंगे नहीं, ठीक है ना। इतना ऑब्वियस रिस्क नहीं है वो, ठीक है। क्लियर है सबको? अच्छा जी, इधर आते हैं। न्यू लोन ऑब्टेन एंड स्ट्रिक्ट कोवेनेंट ऑफ एग्जिस्टिंग लोन, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जो आप लोग कह रहे थे। इधर दो रिस्क फैक्टर है, इधर दो रिस्क फैक्टर है, एक रिस्क फैक्टर नहीं है फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का। पहला मसला कि आपको लोन नया लेना है जिसमें आपको मार्च 31 मार्च 2024 के आपको अकाउंट सबमिट करने हैं, तो पहला रिस्क फैक्टर। दूसरा रिस्क फैक्टर कि आपके जो कॉविनेंट्स हैं वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है, ठीक है ना। स्ट्रिक्ट कॉविनेंट्स में आपको अपने वर्किंग कैपिटल अच्छे शो करने होंगे, आपने अपनी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी शो करनी पड़ेगी, प्रॉफिट अच्छे शो करने पड़ सकते हैं। कोई भी कॉविनेंट हो सकता है कि आपके एटलीस्ट इतने प्रॉफिट होने चाहिए, लेट से आपका वर्किंग कैपिटल इतना होना चाहिए, लेट से आपका करंट रेशियो इतना होना चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे सर? मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो रिस्क क्या है? देयर इज अ रिस्क ऑफ फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एट मैनेजमेंट लेवल। अब बात समझ में आ रही है? पहले हमने क्या लिखा था सर? एम्प्लॉय लेवल लिखा था, अब क्या लिखे हैं? मैनेजमेंट लेवल टू प्रेजेंट बेटर रिजल्ट फॉर ऑब्टेनिंग द लोन एंड टू मीट द स्ट्रिक्ट कॉवेनेंट्स। यहां तक बात सबको क्लियर हो रही है? मैंने येलो से हाईलाइट कर दिया रिस्क फैक्टर, आप लोग चेंज करेंगे जो भी क्वेश्चन आएगा। अगर लेट से आप लोग इक्विटी फंड ले रहे हैं, अगर इक्विटी किसी इन्वेस्टर से जाके इक्विटी फंड ले रहे हैं और उसकी वजह से आपको फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का रिस्क है, तो सिर्फ रिस्क फैक्टर चेंज करना है, बाकी ये चीज सेम रहेगी। देयर इज अ रिस्क ऑफ फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एट मैनेजमेंट लेवल टू प्रेजेंट बेटर रिजल्ट फॉर ऑब्टेनिंग द इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। ये चीज आपने चेंज कर देनी है, फॉर ऑब्टेनिंग द इन्वेस्टमेंट, ठीक है। क्लियर है? तो फॉर्मेट यही है हमारा, फॉर्मेट यही है, फॉर्मेट हमारा यही फॉलो होगा, सिर्फ रिस्क फैक्टर चेंज होगा जो येलो से हाईलाइट है। क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? यहां तक आगे चलें? क्लियर है? रिवैल्यूएशन मॉडल ऑफ आईएस 16 प्रॉपर्टीज अंडर डेवलपमेंट स्टेज ऑफ कंप्लीशन। पहला मसला, एमएजी हैज अडॉप्टेड अ रिवैल्यूएशन पॉलिसी अंडर आईएस 16। सबसे बड़ा मसला आ गया, रिवैल्यूएशन पॉलिसी आपने फॉलो करी हुई है तो फिर आपकी रिवैल्यूएशन होगी। And conducts an annual valuation of PP. And MAG employed an architect to provide evidence concerning the stage of completion to value property under construction. ठीक है। There is a risk that architect may not be competent enough to determine the stage of completion resulting in incorrect fair value, ठीक है ना। आर्किटेक्ट का इनकॉम्पिटेंट होना मसला नहीं है, हमारा मसला क्या है? हमारा मसला ये है कि फेयर वैल्यू उसने गलत रिकॉर्ड कर दी होगी, गलत कैलकुलेट कर दी होगी, जिसकी वजह से ऑडिट रिस्क बन जाएगा, फाइनेंशियल में गलत नंबर चला जाएगा। ये हमारा रिस्क है। उसका कॉम्पिटेंट होना ना होना हमारा कंसर्न नहीं है। हमारा कंसर्न क्या है कि उसके कॉम्पिटेंट ना होने की वजह से जो मेरी गलत फेयर वैल्यू जाएगी फाइनेंशियल में, वो मेरा मसला है। यहां तक क्लियर हो रहा है सबको? सबको ये चीज क्लियर हो रही है? बताएं भाई, कंफर्म करें। क्लियर हो रही है? ठीक है। देयर इज अ रिस्क, एक और क्या रिस्क है? देयर इज अ रिस्क दैट मैनेजमेंट में इंटेंशनली ओवर एस्टिमेट द फेयर वैल्यू ऑफ पीपी टू प्रेजेंट a stronger financial position to the bank for additional financing। एक और रिस्क क्या है सर? इधर मैनेजमेंट हो सकता है जानबूझ के आर्किटेक्ट को बोले कि भाई इधर मुझे ज्यादा वैल्यूएशन चाहिए, ज्यादा फेयर वैल्यू चाहिए, तो वो क्या करेगी? क्योंकि उसको एडिशनल फाइनेंसिंग चाहिए, ठीक है ना, उसको तो अच्छी पोजीशन दिखानी है, तो वो क्या करेंगे सर? इंटेंशनली ओवर एस्टिमेट करने की कोशिश करेंगे। सही है? तो क्या कौन सी अदर्शन हिट होगी सर? वैल्यूएशन अदर्शन हिट करेगी। सर इंडिपेंडेंस ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट, सर इंडिपेंडेंस ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट मैंने इधर लिखना था, मैं इधर लिखना रह गया था, ठीक है। तो ये इंडिपेंडेंस ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर है सबको? आगे चलते हैं। डेवलप्ड वेबसाइट इंटेंजिबल एसेट। इन Jan 24 MAG spent significant money in developing a new website. There is a risk that the research cost, और अब इधर गौर से पढ़ना है, ठीक है ना, इधर बच्चे अक्सर गलती करते हैं इस रिस्क को ड्राफ्ट करने में। देयर इज अ रिस्क दैट द रिसर्च कॉस्ट और डेवलपमेंट कॉस्ट विदाउट टेक्निकल एंड कमर्शियल फीजिबिलिटी में हैव बीन कैपिटलाइज्ड। इधर मैंने क्या बात लिखी सर?
सर हमने तो पढ़ा था रिसर्च कॉस्ट जो होगी वो हमारी एक्सपेंस आउट हो जाती है, डेवलपमेंट कॉस्ट जो होती है वो कैपिटलाइज हो जाती है। सारी डेवलपमेंट कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं होती। डेवलपमेंट कॉस्ट कब कैपिटलाइज होती है? जब उसकी टेक्निकल और कमर्शियल फिजिबिलिटी होती है। यहां तक बात सबको समझ में आ रही है? डेवलपमेंट कॉस्ट कौन सी कैपिटलाइज होती है? जब उसकी टेक्निकल और कमर्शियल फिजिबिलिटी स्टैब्लिश होती है। क्लियर है यहां तक सबको? बिल्कुल ऐसा ही है। मैं आपको यहां से दिखा भी देता हूं। IS-38, ठीक है। सर इधर देखें, चार्ज ऑल रिसर्च कॉस्ट टू एक्सपेंस, ठीक है। जितनी भी रिसर्च कॉस्ट होगी वो तो एक्सपेंस आउट होने चाहिए, उसमें तो कोई दो राय नहीं है, ठीक है। डेवलपमेंट कॉस्ट कौन सी कैपिटलाइज होनी चाहिए? डेवलपमेंट कॉस्ट आर कैपिटलाइज ओनली आफ्टर टेक्निकल एंड कमर्शियल feasibility ऑफ द एसेट फॉर सेल और यूज हैव बीन established। क्लियर है यहां तक सबको? तो कौन सी डेवलपमेंट कॉस्ट हो सकता है कि डेवलपमेंट कॉस्ट कैपिटलाइज कर दी हो विदाउट टेक्निकल एंड कमर्शियल feasibility? ये बात समझ में आ रही है? तो स्टैंडर्ड का होना, वंस अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि कुछ रिस्क तो होंगे जो बगैर स्टैंडर्ड के आप लोग लिख देंगे, लेकिन अगर स्टैंडर्ड पर गिरफ्त नहीं है, आपको नहीं पता स्टैंडर्ड क्या कह रहा है, तो आप अच्छा रिस्क ड्राफ्ट नहीं कर सकेंगे। देखिए कुछ रिस्क में तो आपको स्टैंडर्ड की नीड नहीं पड़ेगी। जैसे इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट था, उसमें आपको स्टैंडर्ड की नीड नहीं पड़ी। लेकिन कुछ रिस्क ऐसे होंगे जिधर स्टैंडर्ड की वर्डिंग यूज करनी पड़ेगी थोड़ी सी। क्लियर है यहां तक सबको? जैसे वेबसाइट, जैसे दूसरे रिस्क हैं, वहां शायद हो सकता है स्टैंडर्ड की आपको वो लाइन की नीड ना पड़े, लेकिन कुछ रिस्क होंगे जहां आपको स्टैंडर्ड की चीजें लिखनी पड़ेंगी। क्लियर है सबको? बताएं मुझे। सर हम रिस्क में ओवर स्टेटमेंट, अंडर स्टेटमेंट और मिस स्टेटमेंट वर्ड मेंशन नहीं कर रहे, क्या कर सकते हैं सर? एग्जांपल रेवेन्यू मिस स्टेटेड, अंडर स्टेटमेंट एक्सेट्रा। देखिए, आपने अंडर स्टेटमेंट ओवर स्टेटमेंट कर सकते हैं, जैसे कि हमने इधर भी करा था, ठीक है। हमने इधर करा था ऊपर कैश सेल्स में, ठीक है ना। जहां नीड आपको लगे अंडर स्टेटमेंट ओवर स्टेटमेंट को लिखने की, वहां आप लिखें, लेकिन फिलहाल आपको नीड नहीं है ये सब लिखने की, ठीक है ना। मेन चीज आपने बताना क्या, दर्शन बतानी है, रिस्क प्रॉपर्ली बताना है। जहां आपको लग रहा है कि यार आप बताना चाहते हैं तो वहां बता दें, मसला नहीं है, ठीक है। यहां तक बात सबको क्लियर है? देयर इज अ रिस्क दैट रिसर्च और डेवलपमेंट कॉस्ट, इधर कोई मसला नहीं है। मोर ओवर देयर इज अ रिस्क दैट डेवलपमेंट कॉस्ट आफ्टर एस्टैब्लिशिंग टेक्निकल एंड कमर्शियल फिजिबिलिटी में हैव बीन एक्सपेंस्ड आउट। सही है ना? हो सकता है कि यार डेवलपमेंट कॉस्ट जो है आपकी टेक्निकल कमर्शियल फिजिबिलिटी स्टैब्लिश हो गई है और उसको कैपिटलाइज होना चाहिए था, हो सकता है कि आपने उसको एक्सपेंस आउट कर दिया हो। तो मसला क्या है सर? क्लासिफिकेशन आदर्शन का मसला है। यहां तक सबको क्लियर है? यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन? आगे चलें। सर पोर्टल पे स्मॉल वीडियो ऑफ ऑल स्टैंडर्ड रिलेटेड टू ऑडिट अवेलेबल है, इट वुड बी रियली हेल्पफुल। वो अवेलेबल नहीं है, ठीक है। उसके लिए मैं सजेस्ट ये करूंगा कि आप लोग समरीज वगैरह जो भी जिस टीचर से पढ़ रहे हैं वो आप लोग वहां से देखें, ठीक है। इंशाल्लाह हम ये करेंगे कि मैं समरीज को एक दफा गो थ्रू करवा दूंगा अपने पार्ट में भी, ठीक है। आप लोगों को थोड़ा सा गो थ्रू करवा दूंगा लाइव सेशंस के अंदर ही, ठीक है। तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा, और साथ साथ मैं आप लोगों को जब भी लाइव सेशन में चीजें करवाऊंगा तो साथ साथ आप लोगों को स्टैंडर्ड की नो हाउ आप लोगों को दूंगा। जैसे मैंने IS-41 का आप लोगों को बताया, जैसे आप लोगों को IS-38 का मैंने बताया, IS-21 का बताया। 3 स्टैंडर्ड तो मैंने आज की क्लास में आप लोगों को नो हाउ करवा दी कि भाई IS-41 क्या कहता है, IS-21 क्या कहता है, IS आपका जो हमने इधर पढ़ा अभी IS-38 क्या कहता है, ठीक है। तो जो जो चीजें हम लाइव सेशन में करेंगे वो आप लोगों को साथ साथ करवाऊंगा, और इसके अलावा एक हम लोग सेशन रख लेंगे जिसके अंदर सारी समरीज को गो थ्रू कर लेंगे, ठीक है। क्लियर है सबको? यहाँ तक आगे चले? यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? सर योर स्लाइड्स आर वेरी हेल्पफुल, जज़ाकल्लाह, बेहतरीन हो गया। सर FFR की समरीज की नोट्स करवा दें, हेल्प हो जाएगी, ठीक है। इंशाल्लाह वो भी मैं करवाता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, 13 वाला पढ़ते हैं। द कंपनी हैज लिंक्ड द वेबसाइट विद द जनरल लेजर सो दैट एंट्रीज कैन बी रिकॉर्डेड ऑन एन ऑटोमेटेड बेसिस, ठीक है ना। देयर इज अ रिस्क ऑफ दैट रेवेन्यू मे बी रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ ऑर्डरिंग rather than at the time of performance obligation being satisfied. It is a risk of cut off assertion.
ठीक है, देयर इज अ रिस्क, एक और रिस्क है, ये तो एक रिस्क हो गया, ठीक है। दूसरा रिस्क क्या है, देयर इज अ रिस्क दैट कंट्रोल्स में नॉट बी स्ट्रॉन्ग इनफ एंड देयर मे बी फंक्शनैलिटी एरर्स इन सिस्टम व्हिच मे लीड टू रॉन्ग रिकॉर्डिंग इन जनरल लेजर रिजल्टिंग इन मिस स्टेटमेंट इन एफएस। सर क्या मतलब, सर मतलब ये, सर मतलब ये कि लेट से आपकी 100 रुपए की चीज है, वेबसाइट पर आ रही है, वेबसाइट पर आ रही है 100 रुपए की चीज, एक बंदे ने ऑर्डर करा, ठीक है, एक बंदे ने ऑर्डर करा ये 100 रुपए की चीज। अब ये एंट्री होनी चाहिए थी कि भाई सेल्स क्रेडिट, ठीक है, और आपने बैंक में अगर पैसे ले लिए तो 100 रुपए डेबिट कर दिया आपने। ऐसा हो सकता है फंक्शनैलिटी एरर हो सिस्टम के अंदर, जिसकी वजह से सेल्स वो रिकॉर्ड कर दे सिस्टम के अंदर गलती से 120 की, 150 की। अक्सर ऐसा होता है, फंक्शनैलिटी एरर्स होते हैं जिसकी वजह से अक्सर बैंकिंग सिस्टम आपके डाउन हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये अक्सर फंक्शनैलिटी एरर्स आते हैं। हो सकता है चार्जेस कोई आपने लगाए हुए हो, वो चार्जेस रिकॉर्डिंग ना हुई हो, ठीक है। तो फंक्शनैलिटी एरर्स की वजह से आपकी हो सकता है जनरल लेजर में गलत रिकॉर्डिंग हो जाए। सर ये रेवेन्यू में अकरेंस का नहीं लिख सकते, जैसे कैश रिसीव हो गया एंड रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया। देखिए अकरेंस नहीं लिखेंगे, कट ऑफ का मसला इसमें क्यों आएगा सर, मैं ये बताता हूं कि आपकी अकरेंस तो हुई है, रेवेन्यू की अकरेंस हुई है, ऐसा नहीं है कि अकर रेवेन्यू अकर नहीं हुआ। एक ऑर्डर आपको रिसीव हो चुका है, वो ऑर्डर एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना, वो ऑर्डर, वो चीज ऑर्डर आया है, ऑर्डर अकर कर रहा है आपका, ठीक है ना। सिर्फ मसला क्या आएगा, टाइमिंग का मसला आएगा, रेवेन्यू तो है लेकिन वो सिर्फ मसला क्या आएगा कि यार जो चीज बाद में रिकॉर्ड होनी चाहिए थी वो चीज आपने पहले रिकॉर्ड कर ली। तो रेवेन्यू तो है, अकर हुआ है, लेकिन टाइमिंग डिफरेंस आ रहा है जो कि कट ऑफ में मसला आएगा। हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर में रिकॉर्ड होना चाहिए था लेकिन आप उसको पहले रिकॉर्ड कर रहे हो, ठीक है। तो वो रेवेन्यू अकर कर रहा है, ठीक है ना, अकर हुआ है वो रेवेन्यू, लेकिन टाइमिंग डिफरेंस आ रहा है, जो कि नेक्स्ट ईयर में रिकॉर्डिंग होनी चाहिए थी वो इस ईयर में रिकॉर्डिंग हो गई हो। ये बात समझ में आ रही है, यहां तक सबको क्लियर है? क्लियर हुआ ये वाला करेंस का और कट ऑफ का? देखिए एक चीज है, अगर मैं देखिए जब हम ऑडिट कर रहे हैं ना तो पूरे ईयर को कंसीडर करते हैं, पूरा ईयर 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक था। 30 जून अगर पूरे साल के अंदर ये टाइमिंग डिफरेंस आ रहा है, मुझे इससे कंसर्न नहीं है। ये जो मसला है ना, ये मसला पूरे साल में अगर टाइमिंग डिफरेंस आ रहा है मुझे मसला नहीं है। मसला कब आएगा सर, आखिरी महीने की सेल्स के अंदर मसला आएगा। आखिरी महीने की कुछ सेल ऐसी होंगी जो ऑर्डर डेट पे रिकॉर्ड हो गई होंगी, जो कि रिकॉर्ड होनी चाहिए थी नेक्स्ट ईयर में जब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हुई हो। पूरे साल में जितनी भी ट्रांजेक्शन हुई वो तो उसी साल के अंदर ऑर्डर भी हुई, उसी साल के अंदर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई भी हुई। उन सेल्स का मुझे मसला नहीं है। मसला कहाँ आ रहा है, मसला मुझे आ रहा है कि वो सेल्स जो कि नेक्स्ट ईयर रिकॉर्ड होनी चाहिए थी और इस साल में रिकॉर्ड हो गई। तो मसला क्या है, कट ऑफ का मसला है। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर हुआ अकरेंस और कट ऑफ का मसला? ये सबको क्लियर हो रहा है? क्लियर हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, ऑनलाइन ऑर्डरिंग वेबसाइट। An online ordering website need to collect customer data which requires compliance with data protection laws. There is a risk that company has not complied the data protection laws, resulting in penalties, and management may not have recorded the provision or disclosed the contingent liability. यहाँ तक क्लियर है? Disclosed the contingent liability, ठीक है। यहां तक क्लियर है सबको? रिस्क क्या है इधर सर, कंप्लायंस का फॉलो ना होना, ये मेरा मसला नहीं है। कंप्लायंस फॉलो नहीं करे, नहीं करो, ये बिजनेस रिस्क है, ठीक है ना। पेनल्टीज लगेंगी, इससे भी मुझे कंसर्न नहीं है, पेनल्टीज आपके ऊपर जितनी भी लगे मुझे इससे कंसर्न नहीं है। ये बिजनेस रिस्क है, बिजनेस को नुकसान होगा अगर पेनल्टी आएगी तो, प्रॉफिट कम होंगे। आपका ऑडिट रिस्क क्या है, पेनल्टी आई और आपने उसका प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं करा या कंटीजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज नहीं करी। ये बात समझ में आ रही है? तो इसका रिस्क क्या है सर, कंप्लीटनेस दर्शन। सर अकरेंस फॉर पीएनएल इज लाइक एग्जिस्टेंस, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर वो अकरेंस और एग्जिस्टेंस सिमिलर है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, ये वाला रिस्क क्लियर हुआ सबको? सबको ये वाला रिस्क क्लियर हुआ? मुझे कंफर्म करें, आगे बढ़ते हैं फिर। क्लियर है सर? 15 IT system failure impairment. IT system is not able to cope with the added pressure of the website and recently caused major system failure resulting in loss of customer. It seems company may have to revamp or acquire the new IT system. ये बात मैंने कहाँ से लिखी? ये बात मैंने खुद से लिखी। ये बात कहाँ से लिखी थी सर? ये बात मैंने क्वेश्चन से लिखी थी, तो ये बात मैंने खुद से लिखी। और इस बात को मैंने सर कैसे लिया सर, इट सीम्स वर्डिंग क्या यूज कर रहा हूं मैं, बता नहीं रहा कि भाई ये चीज लिखी हुई है कहीं, मैं बता रहा हूं मुझे ऐसा लग रहा है
कि भाई ये बात पढ़ते हुए कि कंपनी को नया आईटी सिस्टम अक्वायर करना पड़ेगा, ये इसको रिवैम्प करना पड़ेगा। ये बात समझ में आ रही है? तो मतलब ये वाला आईटी सिस्टम तो बेकार हो गया फिर, ठीक है ना, इसका मतलब ये हो रहा है। ठीक है, तो रिस्क क्या है अब? रिस्क ये है कि आईटी सिस्टम रिकवरेबल अमाउंट में सर किसका मसला है? सर वैल्यू इन यूज का मसला है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल का मसला नहीं है। सर वैल्यू इन यूज का मसला है, वो हो सकता है कि लोअर हो जाए कॉस्ट से, एंड में रिक्वायर रिकॉर्डिंग ऑफ इम्पेयरमेंट, एंड मैनेजमेंट में नॉट हैव रिकॉर्डेड द इम्पेयरमेंट विद द रॉन्ग अमाउंट। यहां तक बात सबको समझ में आई? ये वाला रिस्क समझ में आया सबको कि इम्पेयरमेंट में मैं कैसे गया? सर अगर तो उसको नया आईटी सिस्टम लेना पड़ेगा, मतलब वाला आईटी सिस्टम उसके काम का नहीं है, मतलब अब वो उसको कैश फ्लो जनरेट करके नहीं देगा। जब आप वैल्यू इन यूज उसकी कैलकुलेट करोगे तो उसकी वैल्यू इन यूज क्या आएगी सर? नेगेटिव आएगी। सर वैल्यू इन यूज नेगेटिव आएगी तो मतलब ये कि लोअर देन कॉस्ट होगी। सर लोअर देन कॉस्ट की तो मतलब इम्पेयरमेंट का रिस्क आएगा। Sir, in case if company majorly dependent on IT system and online website for sales, penalty due to data breach may also lead to going concern risk. बिल्कुल ऐसा आ सकता है, गोइंग कंसर्न रिस्क पे जा सकते हैं, लेकिन गोइंग कंसर्न का रिस्क एक रिस्क से नहीं बनता, वो मल्टीपल रिस्क लगाने से बनता है। कि लेट से आपकी लिक्विडिटी शॉर्ट है, लेट से आपका रेपुटेशनल रिस्क है, लेट से आपका डेटा ब्रीच का मसला कोई हो चुका है, ठीक है ना, रेपुटेशनल आपकी डैमेज हो चुकी है, तो गोइंग कंसर्न का रिस्क आएगा। सर इसमें ये भी लिख सकते हैं ना कि इम्पेयरमेंट की रिकॉर्डिंग में अकाउंटिंग एस्टीमेट है जिसमें मैनेजमेंट बायसनेस हो सकती है, ये सेकंड थॉट है, ठीक है ना। ये सेकंड थॉट है कि उसमें जो इम्पेयरमेंट है, इम्पेयरमेंट की रिकॉर्डिंग में एस्टिमेशन इन्वॉल्व है, देन हो सकता है कि मैनेजमेंट बायसनेस हो सकती है, ये सेकंड थॉट है। पहले फर्स्ट थॉट पिक करो कि इम्पेयरमेंट हो सकता है रिकॉर्ड ही ना करियो बंदे ने, ठीक है ना। वो तो सेकंड थॉट है कि इम्पेयरमेंट गलत रिकॉर्ड करी हो, वो मैंने इधर कवर कर लिया। उसको मजीद आप लोग और चीज लिख सकते हैं कि भाई उसमें रिकॉर्ड आपने गलत अमाउंट से करी हो, क्योंकि उसमें सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व है, ठीक है ना। फर्स्ट रिस्क क्या है? फर्स्ट रिस्क है जो ऑब्वियस है कि रिकॉर्ड ही ना करी हो, क्योंकि मैनेजमेंट ने ये बात सोची ही ना हो कि इम्पेयरमेंट भी रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। ये बात समझ में आ रही है? तो पहले रिस्क कहां से पिक करना है सर? फर्स्ट थॉट से पिक करना है, देन सेकंड थॉट पे। आपके पास ऑप्शनल है डिपेंडिंग ऑन द मार्क्स, कि आप सेकंड थॉट वाला के पास सेकंड थॉट वाला रिस्क का टाइम है तो आप लिखें, अदरवाइज टाइम नहीं है तो आप दूसरे रिस्क लिख दें जो ऑब्वियस है, ठीक है। यहां तक सबको क्लियर है? मैं एग्जाम में वो बता देता हूँ जिसकी प्रोबेबिलिटी कम है, बिल्कुल ऐसा ही है। वो चीज आपने नहीं बतानी जिसकी प्रोबेबिलिटी कम है, जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है वो रिस्क आपने पहले बताना है, जिसकी प्रोबेबिलिटी कम है वो रिस्क आपने बाद में बताना है। मैंने इधर मोस्टली रिस्क कवर कर लिए कि भाई आप लोगों को अभी हम सीख रहे हैं, अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस करते वक्त आपको बेस्ट से बेस्ट आपको ड्राफ्टिंग करनी है, ठीक है ना। अब आईकेएफ में जाएंगे तो जाहिर है आप लो क्वालिटी की प्रेशर में ड्राफ्टिंग करेंगे, लेकिन जब बेस्ट प्रैक्टिस करी होगी तो लो क्वालिटी भी आपकी गुड क्वालिटी होगी, ठीक है। लेकिन आप लोग ड्राफ्टिंग ही जब प्रैक्टिस करते हैं तो आप बैड क्वालिटी की ड्राफ्टिंग की प्रैक्टिस करते हैं, तो वो जब एग्जाम में जाके ड्राफ्टिंग करते हैं तो वो वर्स्ट क्वालिटी की ड्राफ्टिंग करके आ रहे होते हैं प्रेशर में, ठीक है ना। तो हाई क्वालिटी ड्राफ्टिंग करेंगे तो एग्जाम में जाके एटलीस्ट गुड क्वालिटी की ड्राफ्टिंग करके आएंगे जो एग्जामिनर की समझ में आएगी, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि भाई बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे मैंने लिखा आप लोग वैसा ही लिख के आ जाए, ठीक है ना। हो सकता है थोड़ी सी आपकी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होगी, लेकिन जब अच्छी क्वालिटी की प्रैक्टिस करी होगी तो आपकी अच्छी क्वालिटी भी थोड़ी कॉम्प्रोमाइज होगी, तो वो हाई गुड क्वालिटी बनेगी, ठीक है। क्लियर है सबको? किसी को कोई चीज समझ में आई? सबको चीजें समझ में आई? क्वेश्चन समझ में आया? अप्रोच समझ में आई? मुझे कंफर्म करें। अच्छा जी, मैसेज आया, जज़ाकल्लाह सर, सेशन वाज वेरी हेल्पफुल। अच्छा जी, अब देखिए मेन चीज, जो इंपॉर्टेंट चीज है, ये तो हमें समझ में आ गई कि सर बच्चे, ये चीज तो हमें समझ में आ गई कि बच्चे गलती किधर किधर करते हैं। बच्चे गलती या तो ड्रेस फैक्टर सही से नहीं लिखते हैं, बच्चे गलती क्या करते हैं सर? बच्चे गलती आदर्शन नहीं लिखते, ठीक है। बच्चे गलती सही तरीके से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं लिखते, जैसे कि इधर मैंने लिखा है रिसर्च कॉस्ट, डेवलपमेंट कॉस्ट विदाउट टेक्निकल एंड कमर्शियल फीजिबिलिटी। IS 21 के मैंने 3 रिस्क लिखे, बच्चे ये नहीं लिखते, ठीक है ना। तो ये नॉर्मली गलतियां बच्चे करते हैं। बच्चे सही से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को लिंक नहीं करते, बच्चे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से बताते नहीं है कि भाई ये चीज होनी चाहिए, इस वजह से ये रिस्क है, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ रही है सबको? तो ये चीजों का आप लोगों ने ध्यान रखना है कि जो जो गलतियां हो सकती हैं वो गलतियां आप लोगों ने नहीं करनी। दूसरी चीज की अब स्ट्रेटेजी हमें क्या फॉलो करनी है कि जितने भी हमारे होमवर्क होंगे उसको किस तरीके से हम लोग को करना है, ठीक है। देखिए पहली चीज,
जितने भी आप लोगों को मैं होमवर्क दूंगा, जितने भी हमारी होमवर्क होंगे, वो आप लोगों ने वर्ड के अंदर लिखना है, ठीक है। वर्ड फाइल उसकी मेंटेन करनी है, ठीक है। अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, वर्ड फाइल मेंटेन करें। जो रिस्क आपको रिपीटेड लगे, जैसे फर्स्ट ईयर ऑडिट का आपको दोबारा प्रैक्टिस क्वेश्चन के अंदर रिस्क मिलता है, तो आप लोग उस पर इतनी मेहनत नहीं करें, क्योंकि आप लोगों को ऑलरेडी वो रिस्क का पता है, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, वहीं से कॉपी पेस्ट करके आगे पेस्ट कर देना है, ठीक है। सिर्फ आप लोग ज्यादा से ज्यादा उसको जितना देखते रहेंगे, तो आप लोगों को पता चलेगा कि यार ये भी रिस्क है, और उसको इस तरीके से ड्राफ्ट करना है। लेकिन उसमें मजीद आपने टाइम ज़ाया नहीं करना, क्योंकि ये रिस्क ऑलरेडी आपने देख लिया है, ठीक है। तो वो कॉपी पेस्ट करना है। जो नए रिस्क है उसकी ड्राफ्टिंग पे आपको ज्यादा टाइम लगाना है। नए रिस्क को सोचना है कि यार नए रिस्क में किस तरीके से ड्राफ्टिंग करूं, किस तरीके से उसकी एफएस लेवल रिस्क है, असर्शन लेवल रिस्क है, और उस नए रिस्क के आगे आपने लिखना है कि भाई ये न्यू रिस्क है, ठीक है। और जो ओल्ड रिस्क होगा, जो आपने ऑलरेडी कॉपी पेस्ट करा है मेरी इसी फाइल से, तो आपने उसको लिखना है ओल्ड रिस्क, ठीक है। तो ताकि जब मैं चेक करूंगा, तो मैं ज्यादा फॉलो किस पे करूंगा, आपके न्यू रिस्क की ड्राफ्टिंग पे करूंगा, ना कि ओल्ड रिस्क में करूंगा, क्योंकि ये तो रिस्क मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताएं, ठीक है ना। तो न्यू रिस्क आप लोग किस तरीके से ड्राफ्ट करते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए होगा, मैं उसको चेक करूं। यहां तक सबको क्लियर है? ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अच्छा, दूसरी चीज हम क्या करेंगे सर, दूसरी चीज ये करेंगे, ये तो हो गया कि यार जब आप जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, उससे रिलेटेड एक फाइल मेंटेन करेंगे, उसमें हेडिंग डालेंगे भाई ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। उसके आप रिस्क ड्राफ्ट करेंगे, जैसे मैंने ड्राफ्टिंग करी है, प्रोसीजर नहीं लिखना है। जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा, इवन दो उसके अंदर अगर प्रोसीजर की रिक्वायरमेंट भी हो, प्रोसीजर्स नहीं लिखने होंगे, सिर्फ अभी रिस्क की ड्राफ्टिंग करनी है, रिस्क को इंप्रूव करना है, ठीक है। तो रिस्क आप लोग लिखकर मुझे देंगे। अच्छा, उसके अंदर एक और काम ये करेंगे, एक अलग से एक फाइल मेंटेन करेंगे, जिसके अंदर हम सारे रिस्क को जॉट डाउन करेंगे, जो जो नए रिस्क आते होंगे। जैसे कि अगर लेट से दूसरा प्रैक्टिस क्वेश्चन आया, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चन आया, उसके अंदर अगर आपको कोई रिस्क मिलता है, नया रिस्क, ठीक है ना, लेट से अगर वो आ जाता है, कोई और रिस्क आता है आपको, कोई डिफरेंट स्टैंडर्ड का रिस्क आ जाता है, ठीक है, तो वो आप इधर लिख रहे होंगे, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है? जैसे हेजिंग का रिस्क आ गया, ठीक है, इस टाइप का रिस्क आ गया, कोई आईएफआरएस 9 की रीवैल्यूएशन हुई है, ठीक है, आईएफआरएस 9 से रिलेटेड रिस्क है, तो वो रिस्क आप इधर, ईसीएल का रिस्क है, तो वो रिस्क आप इधर एक सिंगल फाइल के अंदर सारे जॉट डाउन करेंगे, ताकि कल को आप अगर आप रिव्यू कर रहे हो, तो सारे रिस्क आपके एक डॉक्यूमेंट के अंदर मौजूद हो। क्लियर है यहां तक सबको? यहां तक सबको क्लियर है? ठीक है। अच्छा सर, उन रिस्क का क्या होगा जो सर रिपीटेड होंगे, जो दूसरे क्वेश्चन से आए होंगे? सर उन रिस्क में लेट से, अगर आपको, आपके पास फॉरेन एक्सचेंज का, आपको कई और दूसरे क्वेश्चन में, प्रैक्टिस क्वेश्चन में आपको फॉरेन एक्सचेंज का रिस्क मिलता है, ठीक है ना। तो देखिए, तीन ये सारी चीजें तो आपकी सेम होंगी ना। सिर्फ चेंज क्या होता है सर, चेंज होता है आपका रिस्क फैक्टर चेंज होता है। तो जो सिंगल फाइल आप मेंटेन कर रहे हैं, सिंगल फाइल के अंदर आप इधर क्या करेंगे सर, रिस्क फैक्टर एक और ऐड कर देंगे, जो आपने दूसरे प्रैक्टिस क्वेश्चन से लिया होगा, वो रिस्क फैक्टर आप इधर ऐड करेंगे, और उसको भी येलो से हाईलाइट कर देंगे। यहां तक बात क्लियर है? तो एक सिंगल फाइल के अंदर आपके पास सारे रिस्क फैक्टर भी आ रहे होंगे, ठीक है, और रिस्क आपके पास आ रहा होगा, ताकि आपको कल को रिव्यू करना है एग्जाम के लिए, तो एक सिंगल फाइल होगी, वही रिव्यू करना है, वही एग्जाम में आपको उसी से रिव्यू करके, उसी से तैयारी करके, और आपने एग्जाम में जाके बैठना होगा, आपको सारे क्वेश्चन को रिव्यू नहीं करना पड़ेगा। यहां तक बात क्लियर हो गई? मुझे कंफर्म करें मैसेज से, क्लियर हो गई सबको बात ये वाली? इजी अप्रोच है, एक सिंगल हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट बन जाएगा। आप लोगों को फिर परेशानी नहीं होगी कि यार मैं ये वाला क्वेश्चन भी देखूं, ये क्वेश्चन भी देखूं, उस क्वेश्चन भी देख लूं, वो भी देख लूं। एक सिंगल फाइल में आपके सारे लिस्ट मेंशन होंगे, और उसी सिंगल फाइल से आपने सारी चीजें देखनी होगी। एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होगा, उसी फॉर्मेट को कैरी करना है आपने एग्जाम तक। एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, यही रिस्क आपने लिखने होंगे। रिस्क चेंज नहीं होता, सिर्फ रिस्क फैक्टर चेंज होता है। क्लियर है? चले इस सेशन को एंड करते हैं, हमारा काफी लंबा सेशन हो गया, लेकिन ये फर्स्ट सेशन था, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। एक दफा हमारी ग्रिप बन जाए, हमारी अप्रोच बन जाए, तो आने वाले जितने भी हमारी क्लासेस होंगी, वो इजीली होंगे, और जल्दी जल्दी हम लोग कर लेंगे। इतना ज्यादा लंबा सेशन भी नहीं होगा, लेकिन ये फर्स्ट सेशन था, तो इंपॉर्टेंट था आप लोगों को अप्रोच पता चल जाए, आप लोगों को पता चल जाए कि किस तरीके से नेक्स्ट हमें लेकर चलना है। तो वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। जी बिल्कुल, ये वाली वर्ड फाइल मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा, ताकि आप लोग इसको कैरी करें, और इसी की बेस पे आप लोग मुझे वर्ड फाइल मेंटेन करके जितनी भी चीजें होंगी, नेक्स्ट क्वेश्चन सारे चेक करवाएंगे, और मैं होमवर्क आप लोगों को उसमें आप लोगों को दे दूंगा ग्रुप पर। ठीक है? क्लियर है? क्लियर? ये सेशन को एंड करें?
जज़ाकल्लाह, आप लोगों ने टाइम निकाला, आप लोगों ने सेशन लिया और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह हम मेहनत करेंगे मिलके, तो इंशाल्लाह एक अच्छा पेपर पास कर लेंगे अच्छी तरीके से, ठीक है। कल क्लास बिल्कुल होगी और इंशाल्लाह कल की क्लास भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। अगर मैं ओपन फॉर ऑल रखूंगा तो इंशाल्लाह ओपन फॉर ऑल का भी मैं ग्रुप, पब्लिक ग्रुप पर मैसेज करके बता दूंगा और इसी टाइम पर होगी। टाइमिंग हमारी यही होगी, 12 बजे क्लासेस रखेंगे हम और इसी टाइम पे हम क्लासेस अपनी कर रहे होंगे। क्लियर है? एजेंडा हमारा रिस्क ही होगा। अभी हम कंटिन्यूअसली रिस्क की प्रैक्टिस करेंगे। अभी आप लोगों को मैं होमवर्क भी दे देता हूँ, आज का भी होमवर्क है, ठीक है। हमारे सेशन, हमारे मास्टर जो फाइल बनी हुई है उसके अंदर आज का भी होमवर्क है, ठीक है। आज का होमवर्क है, आपने लेक्चर एक लेना होगा जो मेरा ऑलरेडी अपलोडेड है, तो वो आप लोग मास्टर फाइल से मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है, ग्रुप के अंदर, ठीक है। तो सेशन एंड करते हैं। जज़ाकल्लाह, ठीक है। इंशाल्लाह ख्याल रखें, कल का सेशन इंशाल्लाह लेंगे, एक अच्छी प्रैक्टिस करेंगे, एक दफा रिस्क की प्रैक्टिस हो जाएगी, देन हम प्रोसीजर्स की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो अल्लाह हाफिज।